Hello students and all the viewers, I am Mohammad Arafat Khan and you are watching my YouTube channel. ओके, चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का आज का हमारा वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, और आप यूँ भी कह सकते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट इरिटेटिंग टॉपिक्स फॉर स्टूडेंट्स। कि मतलब इस किस्म के जो टॉपिक्स होते हैं स्टूडेंट्स की बहुत ज़्यादा डिमांड आती है कि सर काइंडली एक्सप्लेन करें। एसी जनरेटर हो गया, देन ट्रांसफार्मर हो गया, डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स वाला चैप्टर हो गया, एटॉमिक स्पेक्ट्रा वाला चैप्टर हो गया ना। तो इस किस्म के टॉपिक्स की या चैप्टर्स की बड़ी डिमांड आती है स्टूडेंट्स की, सर काइंडली इनको एक्सप्लेन करें। तो फाइनली फ़िलहाल इस टॉपिक की आज हमारी बारी आ गई। इस टॉपिक को पढ़ते हैं, देखते हैं कि इस टॉपिक में क्या क्या छुपा है, क्या क्या बातें हम सीखेंगे, क्या क्या चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे, समझेंगे बातों को। तो आज का लेक्चर आपके लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट साबित होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एसी जनरेटर के बारे में। अच्छा चलो, एसी को तो फिलहाल हटाते हैं। हमें पता है कि हमारे पास दो किस्म के करंट होते हैं, एक होता है एसी और एक होता है डीसी। एसी स्टैंड्स फॉर ऑल्टरनेटिंग करंट एंड डीसी स्टैंड्स फॉर डायरेक्ट करंट। ठीक है ना। ऑल्टरनेटिंग करंट जो होता है वो मुस्तकिल अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहा होता है। कैसे होगा मैं आप डिटेल में बताऊंगा आपको। और जो डायरेक्ट करंट होता है वो अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करता, उसकी डायरेक्शन कांस्टेंट होती है, फिक्स होती है। जैसे कि लेट्स सपोज आप किसी बैटरी की बात करें या किसी सेल की बात करें, तो सेल के दो टर्मिनल्स होते हैं, एक होता है पॉजिटिव टर्मिनल और एक होता है नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल हमेशा पॉजिटिव रहता है और नेगेटिव टर्मिनल हमेशा नेगेटिव रहता है। इसका मतलब अगर पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव ही रहे और नेगेटिव टर्मिनल यानी कि एक टर्मिनल कोई भी नेगेटिव ही रहे, तो इस सोर्स से जो आपको करंट मिलेगा वो हमेशा मिलेगा डायरेक्ट, जो कि अपनी डायरेक्शन को कभी चेंज नहीं करता। ठीक है। अच्छा, अब आपके पास अगर दो टर्मिनल्स हो, एक टर्मिनल पॉजिटिव है तो दूसरा वाला ऑब्वियस सी बात है नेगेटिव होगा। और कुछ टाइम के बाद, अब वो टाइम डिपेंड करता है क्या भी हो सकता है, कुछ ही लम्हे के बाद अगर ये रिवर्स हो जाए, जो पॉजिटिव टर्मिनल था वो नेगेटिव बन जाए, जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव बन जाए, तो अगर टर्मिनल अपनी पोलैरिटीज को चेंज कर रहे हो बार बार कंटिन्यूअसली, तो इस सोर्स से आने वाले करंट को या मिलने वाले करंट को हम कहते हैं एसी या ऑल्टरनेटिंग करंट। तो हमारे पास दो किस्म के करंट हो गए, ऑल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट। फिलहाल हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो किसको, ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर को, यानी कि एसी जनरेटर को। एसी को साइड में करते हैं, फिलहाल जनरेटर की बात करते हैं। देखो, जनरेटर के वर्ड पर अगर गौर किया जाए तो मतलब जनरेटर एक ऐसी चीज, जनरेटर एक ऐसी डिवाइस जिसका काम जनरेट करना हो। हाँ बिल्कुल, जनरेटर, जनरेट करने वाला, है ना। अब ये क्या जनरेट करता होगा, ये जनरेट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, ये जनरेट करता है इलेक्ट्रिसिटी को। समझ रहे हैं? बिल्कुल ठीक है। मतलब एक ऐसी डिवाइस जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट करती हो, उसको हम कहते हैं या तो एसी जनरेटर या डीसी जनरेटर। पहली बात यहां पर क्लियर हो गई। अच्छा, एक चीज और, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट तो कर रहा है। हमने एक बात और पढ़ी हुई है कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन काइंड टू अनदर काइंड। एनर्जी को क्रिएट नहीं किया जा सकता, एनर्जी को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। हाँ, एनर्जी की फॉर्म चेंज की जा सकती है ना। तो अगर जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो रही है, जनरेटर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट हो रही है, तो इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी के जनरेट होने के पीछे कोई दूसरी एनर्जी जाया हो रही होगी, खत्म हो रही होगी। ऐसा है ना, बिल्कुल ऐसा ही है। तो याद रखिएगा, जनरेटर एक ऐसी डिवाइस होती है जिसमें दो किस्म की एनर्जीज का कन्वर्जन होता है। ठीक है। और वो दो किस्म की एनर्जीज कौन कौन सी होती हैं, एक होती है मैकेनिकल एनर्जी और एक होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो भाई जनरेटर एक ऐसी डिवाइस जिसमें मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती हो, ऐसी डिवाइस को हम कहते हैं जनरेटर। इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में नहीं, सिर्फ मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के अंदर। मतलब ऐसा नहीं कि आप समझ रहे हो इंटर कन्वर्जन हो रही है इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल में। नो, ओनली वन साइडेड कन्वर्जन हो, वन साइडेड, यानी कि सिर्फ और सिर्फ मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही हो। तो ऐसी डिवाइस जो कि परफॉर्म करके देती है, ऐसी डिवाइस जिसके अंदर मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती हो, ऐसी डिवाइस को हम कहते हैं जनरेटर। और जाहिर सी बात है, मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिकल एनर्जी दो किस्म की होती है, एक होती है एसी और एक होती है डीसी। तो अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट हो रही हो ऑल्टरनेटिंग करंट की फॉर्म में, तो आप ऐसे जनरेटर को कह देते हैं एसी जनरेटर। और अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी डीसी की फॉर्म में जनरेट हो रही हो, डायरेक्ट करंट की फॉर्म में जनरेट हो रही हो, तो आप ऐसे जनरेटर को क्या बोल देते हैं, डायरेक्ट करंट जनरेटर। ठीक है। तो फिलहाल आज के टॉपिक में हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो कौन सा करेंगे, ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर को। जनरेटर की पहले डेफिनेशन से स्टार्ट कर देते हैं। जनरेटर की डेफिनेशन में आपको लिखवा देता हूं, इट इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स
मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड जनरेटर। ये लिखते हैं, डिवाइस विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब आप ये भी सोच रहे होंगे सर ये वन साइडेड आपने बताई है, मतलब जनरेटर में ठीक है हमेशा सिर्फ मैकेनिकल कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल के अंदर, तो क्या ऐसा भी पॉसिबल है कि इसका रिवर्स हो जाए कि इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में कन्वर्ट होती हो? हाँ बिल्कुल है भाई। और ऐसी डिवाइस को फिर हम कहते हैं इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर में उल्टा होता है इसका, इलेक्ट्रिक मोटर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है मैकेनिकल एनर्जी में। हर वो चीज़ आपने देखा होगा अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में या डेली लाइफ में, आप देखें हर वो चीज़ जो कि इलेक्ट्रिसिटी पर स्टार्ट करने पर घूम जाती हो, जैसे कि फ़ैन है, आपने बटन ऑन किया, स्विच ऑन किया, फ़ैन घूमना स्टार्ट कर गया, है ना। तो क्या हो रहा है, आपने जैसे स्विच ऑन किया इलेक्ट्रिसिटी गई, उस इलेक्ट्रिसिटी का कन्वर्जन हो रहा है, उस फैन के अंदर मशीन लगी हुई है, जाहिर सी बात है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रही है मैकेनिकल, यानी कि वो जो फैन घूम रहा है ये क्या है, मैकेनिक्स है ना, फैन का घूमना मैकेनिक्स, मैकेनिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्ट होना मैकेनिकल एनर्जी के अंदर, जैसे मोटर्स होती हैं, वाटर मोटर्स होती हैं, वाटर पंप्स होते हैं, है ना, तो वो भी आप ऑन कर देते हैं, वो भी घूम रहे होते हैं, है ना, तो वो भी क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होना। तो हर वो चीज जो कि इलेक्ट्रिसिटी से घूमना स्टार्ट कर जाए उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक मोटर। तो ये इसका रिवर्स है, जनरेटर में मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल में होती है, मोटर में इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के अंदर होती है। फिलहाल जनरेटर तक रहते हैं हम लोग क्योंकि हमारा आज का टॉपिक जो है वो जनरेटर है। सो डिवाइस विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड, अच्छा इलेक्ट्रिकल एनर्जी जाहिर सी बात है हम एसी जनरेटर पढ़ रहे हैं, ऑल्टरनेटिंग फॉर्म लिख देता हूं मैं, इन ऑल्टरनेटिंग फॉर्म, ठीक है ना, ऑल्टरनेटिंग करंट की फॉर्म में। सो डिवाइस विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड एसी जनरेटर, ठीक है। ये आ गई हमारे पास, यूं कह लो कि सिर्फ जनरेटर की डेफिनेशन, और मैंने यहां पे ब्रैकेट में अगर लिख दिया ऑल्टरनेटिंग फॉर्म के अंदर, तो ये बन गई एसी जनरेटर की डेफिनेशन। अगर आपसे जनरल जनरेटर की डेफिनेशन पूछी जा रही हो तो आप यहां से अल्टरनेटिंग हटा दिएगा, अगर आपसे एसी जनरेटर की पूछी जा रही है तो ऑल्टरनेटिंग फॉर्म लगा दिएगा, और अगर आपसे डीसी जनरेटर की डेफिनेशन पूछी जा रही है तो ऑल्टरनेटिंग की जगह पे डायरेक्ट फॉर्म आ जाएगा, डायरेक्ट करंट की फॉर्म में आ जाएगा, सिंपल, ये डिफरेंस होता है हमारे पास। सो दिस इज द डेफिनेशन फॉर एसी जनरेटर। अच्छा हम पढ़ेंगे क्या क्या आज, मैं आपको बता देता हूं डेफिनेशन जो कि हम कवर कर चुके हैं, फिर हम ये डिस्कस करेंगे कि जो डिवाइस है जनरेटर है इसके इसेंशियल पार्ट्स क्या होते हैं, इसके इंपॉर्टेंट पार्ट्स क्या होते हैं जिस पर जनरेटर काम करता है, इसेंशियल पार्ट्स ऑफ एसी जनरेटर, जिस पर दुनिया का हर एसी जनरेटर काम कर रहा है, इसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्शन, यानी कि उसके एसेंशियल पार्ट्स में क्या क्या चीज आ जाती हैं। अच्छा कंस्ट्रक्शन में फिर हम ये नहीं देखेंगे कि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, उसमें कौन सी बैटरी लगी हुई है, कौन सा मतलब जो है वो व्हील्स लगे हुए हैं, मतलब प्लास्टिक की बॉडी है, लोहे की बॉडी है, स्टील की बॉडी है, यामाहा का जनरेटर है, होंडा का जनरेटर है ना, ये नहीं पढ़ेंगे हम लोग। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं करेंगे कि बना हुआ कैसा है उसकी बनावट, नहीं। इसेंशियल पार्ट्स का मतलब क्या हो जाएगा, किसी भी जनरेटर के वो पार्ट्स बताओ जिन पार्ट्स पर जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी को पैदा करता हो, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता हो इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, बस वो पार्ट्स पढ़ेंगे। उसके बाद आप उसमें कुछ भी ऐड कर दे जाए, मैन्युफैक्चरिंग कर, मतलब इसके बाद तो मैन्युफैक्चरिंग है ना, आप चीजें ऐड करते जाओ, ऐड करते जाओ, आप उसकी फॉर्म चेंज कर देंगे जनरेटर की, मतलब फीचर्स बढ़ा देंगे। तो हम फीचर्स की तरफ नहीं जा रहे हैं, हम पढ़ने जा रहे हैं उसके सिर्फ इसेंशियल पार्ट्स। तो डेफिनेशन पढ़ेंगे जो कि पढ़ ली, उसके बाद हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसके एसेंशियल पार्ट्स क्या होते हैं, यानी कि इसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ एसी जनरेटर। फिर हम इसकी पढ़ेंगे वर्किंग प्रिंसिपल के, मतलब जो जनरेटर है इसके अंदर फिजिक्स का वो कौन सा टॉपिक छुपा हुआ है जिस टॉपिक के ऊपर ही काम करता है। हर डिवाइस के पीछे, हर डिवाइस के वर्क करने के पीछे कोई ना कोई फिजिक्स का एक टॉपिक रिलेट करता है, कोई ना कोई फिजिक्स का एक प्रिंसिपल छुपा हुआ होता है, उसको हम कहते हैं उस डिवाइस का वर्किंग प्रिंसिपल। तो ये भी डिस्कस करेंगे कि जनरेटर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है। उसके बाद हम जनरेटर की डेरिवेशन करेंगे। जनरेटर की डेरिवेशन का मतलब ऑब्वियस सी बात है, जनरेटर जो ईएमएफ इंड्यूस करता है उस इंड्यूस्ड ईएमएफ के फॉर्मूला की डेरिवेशन करेंगे। और सबसे एंड में हम लोग एक वेव डायग्राम को डिस्कस करेंगे। इसकी एक वेव डायग्राम बनती है डिफरेंट एंगल्स के ऊपर, डिफरेंट पोजीशंस के ऊपर, तो वो डिस्कस करेंगे, तो जब जाके हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, इसको हम कहते हैं
कंस्ट्रक्शन ऑफ एसी जनरेटर। कंस्ट्रक्शन लिख देता हूं खाली, कंस्ट्रक्शन का मतलब ये हो जाता है कि इसके अंदर इसके एसेंशियल पार्ट्स कौन कौन से हैं, ठीक है। अच्छा, फॉलोइंग आर द एसेंशियल पार्ट्स ऑफ एसी जनरेटर। फॉलोइंग का मतलब मैं एक एक करके लिख दूंगा। फॉलोइंग आर द एसेंशियल पार्ट्स ऑफ एसी जनरेटर, ठीक है। अब एक एक करके इसके एसेंशियल पार्ट्स को लिखते हैं। जैसे कि नंबर 1, बल्कि काम करते हैं, इसको मैं जो है यहां से लिख देता हूं सेपरेटली, ताकि आपके सामने सारे पॉइंट्स यहीं पर आ जाएं एक तरफ, ठीक है। तो एसेंशियल पार्ट्स लिखते हैं। याद रखिएगा हमारे पास एसी जनरेटर के 4 एसेंशियल पार्ट्स होते हैं जिसके ऊपर जनरेटर काम करता है। एक एक करके मैं यहां पर लिखता हूं। जैसे कि सबसे पहले नंबर 1, परमानेंट फील्ड मैग्नेट्स। सबसे पहली चीज जो हमें चाहिए, अच्छा मैं अभी फिलहाल लिखवा रहा हूं और इसके बाद मैं आपको बनाकर भी दिखाऊंगा, क्योंकि जब तक इसकी मैं डायग्राम नहीं बनाऊंगा ना, आपको समझ आने वाली नहीं है बात कि जनरेटर काम कैसे करता है, ठीक है, इसका वर्किंग कैसे होता है, ठीक है ना। तो फिलहाल मैं लिखवा रहा हूं पहले पॉइंट्स, इनको ध्यान में बैठा लीजिएगा कि पॉइंट्स होते क्या हैं, एसेंशियल पार्ट्स कौन से होते हैं। 4 लिख रहा हूं 1 बाय 1 करके, ताकि आपके नोट्स भी बनते रहे, आप पॉइंट्स के फॉर्म में इनको लिखते भी रहें। और साथ साथ जब ये पॉइंट्स लिख लूंगा, आपको टाइम दूंगा, आप लिख के मैं साइड में हट जाऊंगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद ये कि मैं इसकी डायग्राम बनाऊंगा और मैं आपको दिखाऊंगा ये रहे वो 4 एसेंशियल पार्ट्स, एक एक बना के दिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है। सो सबसे पहले जो चीज हमें चाहिए होती है, सबसे पहले हमें चाहिए होते हैं एक परमानेंट मैग्नेट, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, जो कि प्रोवाइड कर सके, जो कि प्रोड्यूस कर सके मैग्नेटिक फील्ड। हम चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ऐसा है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से ईएमएफ का पैदा हो जाना, ईएमएफ का इंड्यूस हो जाना। तो किसी भी कॉइल, किसी भी कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस जब होता है जब उसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो, और मैग्नेटिक फ्लक्स आता ही मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तो भाई आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए ना, तो मैग्नेटिक फील्ड कौन प्रोवाइड करेगा, फील्ड मैग्नेट्स प्रोवाइड करेंगे। तो परमानेंट फील्ड मैग्नेट्स टू प्रोड्यूस या टू प्रोवाइड, जो भी है, टू प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग एंड यूनिफॉर्म फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। चलें जनाब, ये हो गया हमारे पास सबसे पहला एसेंशियल पार्ट, हमें चाहिए मैग्नेट्स। एक होगा नॉर्थ पोल और एक उसके अपोजिट रखा होगा साउथ पोल। तो इसके दरमियान, इन दोनों पोल्स के दरमियान एक फील्ड पैदा हो जाएगी जो कि काम आएगी फ्लक्स को चेंज करने के। देन अच्छा, अब सेकंड एसेंशियल पार्ट एसी जनरेटर का, इसको हम कहते हैं आर्मेचर। आर्मेचर, मैं एक काम करता हूं, आर्मेचर को सबसे लास्ट में लिख देता हूं, पहले लिख देता हूं कि आर्मेचर होता क्या है। देखो, एक असेंबली के अंदर क्या होता है, हमारे पास एक सॉफ्ट आयरन सिलेंडर होता है, मतलब एक सिलेंडर जो कि आयरन का बना हुआ हो। आयरन 2 किस्म के होते हैं, एक होता है सॉफ्ट और एक होता है हार्ड, है ना। तो हम यहां पर जो सिलेंडर लेते हैं वो लेते हैं सॉफ्ट आयरन सिलेंडर, सॉफ्ट आयरन सिलेंडर। और उस सिलेंडर के ऊपर हम इंसुलेटेड कॉपर वायर को, मतलब हमारे पास बहुत लंबा सा एक वायर होता है कॉपर का, इंसुलेटेड कॉपर वायर होता है, उसको हम उस सिलेंडर पे लिपेट देते हैं, वाइंड कर देते हैं, और क्लोज टर्न्स के साथ, बहुत सारे टर्न्स के साथ उसको वाइंड कर देते हैं। तो क्या क्या बताया मैंने आपको, एक सॉफ्ट आयरन सिलेंडर, एक सिलेंडर जैसे कि मार्कर है, मार्कर भी सिलेंड्रिकल शेप में ना, इसको थोड़ा सा बड़ा कर दो, मतलब इसकी विड्थ भी बढ़ा दो और इसकी हाइट भी बढ़ा दो। तो जब आप किसी भी सिलेंड्रिकल शेप पर जब आप किसी भी चीज को, भला आप एक्सपेरिमेंट करके देख लेना, जब आप किसी धागे को या किसी भी चीज को लिपेटोगे किसी सिलेंडर पर, तो वो सिलेंड्रिकल शेप नहीं लेगा। जब आप उसको सामने से देखोगे ना, तो आपको नजर आ रहा होगा वो रेक्टेंगुलर शेप ले चुका है। लिपटी हुई चीज कौन सा शेप ले लेती है, रेक्टेंगुलर शेप ले लेती है। तो क्या बता रहा हूं मैं आपको, एक सिलेंडर जो कि सॉफ्ट आयरन का बना हुआ होगा, उसके ऊपर इंसुलेटेड कॉपर वायर को हम लिपेट देंगे, वाइंड कर देंगे। इस चीज को हम कहते हैं आर्मेचर। और ये आर्मेचर घूमता है, या आर्मेचर रोटेट किया जाता है, कहां पर, फील्ड मैग्नेट्स के पोल्स के दरमियान, फील्ड मैग्नेट्स के पोल के बीच में। तभी तो फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो ही ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो नंबर 2 लिखते हैं। नंबर 2 में क्या लिखेंगे, एन इंसुलेटेड कॉपर वायर, एन insulated copper wire
वाउंड, वाउंड यानी कि वाइंड किया जाएगा इसको, वाउंड ऑन अ सॉफ्ट आयरन सिलेंडर। सीधे सीधे बहुत आसान से वर्ड्स में लिखा हुआ है, कोई मुश्किल बात नहीं है। इंसुलेटेड कॉपर वायर को लो और उसको सॉफ्ट आयरन सिलेंडर पर लिपेट दो, वाइंड कर दो, और ये जब वाइंड हो जाएगा तो आपको एक असेंबली मिल जाएगी, और उसके बाद इस सिलेंडर को हम घुमाते हैं, इस सिलेंडर को हम रोटेट करते हैं, और कहां रोटेट करते हैं? फील्ड में, यानी कि पोल्स के दरमियान बनाकर दिखाऊंगा, ठीक है। सो आयरन सिलेंडर दैट रोटेट्स, दैट, और ये क्या करता है? रोटेट करता है, दैट रोटेट्स बिटवीन the poles of the magnet, the poles of magnet, ठीक है जनाब। अच्छा, इसको कलेक्टिवली हम पता है क्या बोलते हैं? इसको हम कहते हैं आर्मेचर। ये पूरा जो सेंटेंस लिखा हुआ है ये एक चीज को डिफाइन कर रहा है, इसको हम कहते हैं आर्मेचर। कभी कभी आप देखेंगे ना नोट्स में लिखा होगा नंबर 2 पे आर्मेचर, फिर आर्मेचर स्टूडेंट्स पूछते हैं सर ये आर्मेचर होता क्या है, इसको समझाएं तो, अजीब सा नाम लिखा हुआ आर्मेचर। तो आर्मेचर की डेफिनेशन ये है, आर्मेचर में ये होता है, कुछ भी नहीं। तो मैं यहां पर लिख देता हूं ब्रैकेट में, इसका मतलब हमने किसकी बात करी? हमने बात करी आर्मेचर की, ठीक है जनाब। आगे चलते हैं, नंबर 3। नंबर 3, अच्छा भाई, नंबर 3 में हमारे पास जो एसेंशियल पार्ट पे आता है उसको हम कहते हैं, आते हैं बल्कि 2 आते हैं एक्चुअली, हमारे पास होते हैं 2 रिंग्स, कॉपर के बने हुए 2 रिंग्स। मतलब ये जो कॉइल है, ये जो कॉइल है जिसको आपने लिपेटा लिपेटा लिपेटा, जाहिर सी बात है उस वायर के 2 किनारे तो होंगे ना, हर वायर के 2 किनारे होते हैं। तो इस लिपेटने के बाद आपको मिलेंगे 2 किनारे, 2 एंड्स, उस कॉइल के 2 एंड्स। दोनों एंड्स को हम अलग अलग रिंग्स के साथ ज्वाइन कर देते हैं, मिला देते हैं। तो उन रिंग्स को हम कहते हैं स्लिप रिंग्स। स्लिप रिंग्स कितने होंगे? 2 होंगे, क्योंकि वायर के किनारे भी 2 होते हैं। तो मैं यहां पर लिख दूंगा स्लिप रिंग्स, स्लिप रिंग्स, ठीक है। और 2 होते हैं, यानी कि स्लिप रिंग्स यानी कि S1 एंड S2, S1 एंड S2, 2 स्लिप रिंग्स होते हैं। और अगर आप इसकी बहुत ज्यादा डिटेल लिखना चाहेंगे तो आप ये लिखेंगे द 2 ends ऑफ द कॉइल आर कनेक्टेड या आर ज्वाइंड सेपरेटली विद द 2 सेपरेट कॉपर रिंग्स। ये हमारे पास होते हैं, इसको हम कहते हैं स्लिप रिंग्स। देन हमारे पास नंबर 4 पे, नंबर 4 पे एसेंशियल पार्ट आता है, नंबर 4 पे यानी कि लास्ट में आता है, इसको हम कहते हैं कार्बन ब्रुशेस। कार्बन ब्रुशेस जो होते हैं वो जैसे रिंग होता है ना, रिंग, उन रिंग के साथ एक ब्रुश होता है कार्बन का बना हुआ, उसको हम ऐसे प्रेस करके रखते हैं, इसको प्रेस करते हैं, और जो रिंग होता है ना वो उसके साथ जुड़ा हुआ वो घूम रहा होता है, वो घूम रहा होता है। मतलब ये जो ब्रुश होता है ये उसके साथ मुस्तकिल कांटेक्ट में होता है, और वो रिंग घूम रहा होता है, वो रिंग कॉइल के साथ घूम रहा होता है, ठीक है, मुस्तकिल कनेक्ट रहेगा। और ये जो ब्रुश होता है ना, कार्बन ब्रुशेस, ये दोनों ये काम कर रहे होते हैं एक्सटर्नल टर्मिनल के तौर पर। यानी कि आपको जनरेटर से करंट लेना है ना, आपको जनरेटर के 2 टर्मिनल्स चाहिए जहां से आपको करंट मिले, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, है ना, 2 टर्मिनल्स। तो वो जो 2 टर्मिनल्स आपको मिल रहे होते हैं वो कहां से आ रहे होते हैं? कार्बन ब्रुशेस आपको प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो एक्सटर्नल सोर्स यानी कि जनरेटर का एक्सटर्नल सोर्स को करंट प्रोवाइड करना या ईएमएफ प्रोवाइड करना, ये करने का काम, यानी कि इंटरनल सर्किट को एक्सटर्नल सर्किट के साथ मिला देने का काम कौन कर रहा होता है? कार्बन ब्रुशेस कर रहे होते हैं। तो यहां पर मैं लिख देता हूं कार्बन ब्रुशेस, कार्बन ब्रुशेस। और ये भी 2 होते हैं, जाहिर सी बात है एक एक करके कनेक्ट होंगे, एक स्लिप रिंग नंबर 1 के साथ कनेक्ट होता है और एक स्लिप रिंग नंबर 2 के साथ कनेक्ट होता है, कार्बन ब्रुशेस, ठीक है, फुल स्टॉप। तो अगर कार्बन ब्रुशेस के बारे में आप लिखेंगे तो आप भी लिख सकते हैं कि ये जो है वो एक्सटर्नल सर्किट को जो है वो प्रोवाइड करते हैं व्हाट? करंट। यानी कि दीज कार्बन ब्रुशेस रिमेन प्रेस्ड अगेंस्ट द स्लिप रिंग्स। ये लिख दो पहले, कार्बन ब्रुशेस, कार्बन ब्रुशेस रिमेन प्रेस्ड, रिमेन प्रेस्ड अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट? अगेंस्ट द स्लिप रिंग्स, अगेंस्ट द स्लिप रिंग्स एंड provide the current and provide the current to the external circuit, to the external circuit को कभी कभी लोड भी कह रहे होते हैं, एक्सटर्नल
सर्किट। मैं पढ़ता जा रहा हूं साथ साथ, क्या पता ये कट रहा हो। टू प्रोवाइड द करंट टू द एक्सटर्नल सर्किट, हाँ मैंने लिखा हुआ सबसे लास्ट में लाइन में लिखा हुआ है एक्सटर्नल सर्किट, प्रोवाइड द करंट टू द एक्सटर्नल सर्किट, ये मैंने लिखा हुआ है। तो भाई ये नोट कर लें जल्दी से आप लोग, ये 4 एसेंशियल पार्ट्स मैंने आपके सामने लिख दिए हैं, एक एक करके समझाए हैं, और अब इनको मैं आपको बनाकर दिखाऊंगा और चेक करते हैं कि हाँ भाई जनरेटर की वर्किंग कैसे होती है, कैसे ये 4 पार्ट्स बनके और ये अपना काम करते हैं। ये नोट कर लें। फर्स्ट पे हम बनाएंगे परमानेंट मैग्नेट, दूसरे पे हम बनाएंगे इंसुलेटेड कॉपर वायर की कॉइल जिसको हम आर्मेचर कहते हैं, जिसको घूमता हुआ देखेंगे हम, और तीसरे पर हम बनाएंगे स्लिप रिंग्स S1 S2, और चौथे पर हम बनाएंगे कार्बन ब्रूशेस जो कि S1 और S2 से लगे हुए होंगे, यानी कि उनके साथ ज्वाइंट होंगे और वहां से आपको करंट मिल रहा होगा। ठीक है, तो डेफिनेशन और उसके एसेंशियल पार्ट्स को पढ़ने के बाद, अभी तक मैंने बता कर ही दिखाया, अभी वो पेंडिंग पे है, उसको आगे बनाते हैं। फिलहाल हम इसकी जो है वो जो की पॉइंट्स होते हैं उनको पहले डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद सारा कॉन्सेप्चुअल वर्क हम एंड में करते हैं, डेरिवेशन समझना कि कैसे एसी जनरेटर एसी करंट कैसे फॉर्म करता है, सारा कॉन्सेप्चुअल वर्क हम थोड़ी देर के बाद चेक करते हैं। फिलहाल चलते हैं वर्किंग प्रिंसिपल। मैंने आपको बताया था कि हर डिवाइस का एक वर्किंग प्रिंसिपल होता है। वर्किंग प्रिंसिपल का मतलब क्या? फिजिक्स का एक ऐसा कानून, ऐसा प्रिंसिपल जिसके ऊपर वो डिवाइस काम कर रही हो, उसको हम कहते हैं वर्किंग प्रिंसिपल, यानी कि उसके काम करने का प्रिंसिपल फिजिक्स का कौन सा कानून है। तो याद रखिएगा, जनरेटर का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो बेस करता है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर। अभी मैंने आपको एसेंशियल पार्ट्स बताए थे ना, उसमें दो चीजें मैं आपके सामने डिस्कस करता हूं ऐसे अभी वर्बली। मैग्नेट्स के दरमियान मैग्नेटिक फील्ड है ना, हर जगह पे मैग्नेटिक फील्ड होगी, उसके दरमियान हम रखेंगे कॉइल। कॉइल को जब हम रोटेट करते हैं ना, तो रोटेट करने की वजह से कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, और जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है और उसमें करंट पैदा हो जाता है, करंट इंड्यूस हो जाता है। तो ये बात हमने कहां पढ़ी थी? फैराडेज लॉ के अंदर, कि जब भी किसी कॉइल का, जब भी किसी कंडक्टर का हम मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते हैं, तो मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, करंट इंड्यूस हो जाता है। दिस इज कॉल्ड फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और यही कहानी जनरेटर में हो रही होती है, यानी कि जनरेटर का काम करना, जनरेटर का वर्क करना फिजिक्स के इसी प्रिंसिपल पर बेस करता है। ठीक है, तो मैं यहां पर पहले आपको लिखवा देता हूं, ये एमसीक्यूज में भी आता है कि एसी जनरेटर, या यूं आता है, द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ एन एसी जनरेटर इज बेस्ड ऑन के बाद आपके सामने 4 ऑप्शंस आ जाएंगे, तो उसमें से टिक करिएगा आप क्या? फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो मैं यहां पर लिख देता हूं इट्स वर्किंग प्रिंसिपल, इट्स वर्किंग प्रिंसिपल is based on Faraday's law of electromagnetic induction। ठीक है, और फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है, इसको मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, दैट इज, ब्रैकेट में मेंशन कर देते हैं, दैट इज चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूसेस एन ईएमएफ। ठीक है, अच्छा पूरा क्या लिखेंगे? चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ अ कॉइल या ऑफ अ कंडक्टर इंड्यूसेस एन ईएमएफ इन दैट कॉइल या इन दैट कंडक्टर। तो पूरा नहीं लिख रहा, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया कि फैराडेज लॉ में हम क्या पढ़ते हैं कि चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूसेस एन ईएमएफ। सिंपल, ये आ गया इसका वर्किंग प्रिंसिपल। तो भाई जनरेटर का वर्किंग प्रिंसिपल आपके सामने लिखा हुआ है। अब हम एक काम ही करते हैं, चलते हैं इसकी वर्किंग की तरफ। अब मैं आपको बनाऊंगा मेन डायग्राम्स, वो डायग्राम जिससे आपको ये कहानी समझ आएगी कि जनरेटर जो है वो अल्टरनेटिंग फॉर्म के अंदर करंट पैदा कैसे करता है। ठीक है, तो चलते हैं इसके वर्किंग की तरफ, यानी कि अब मैं हेडिंग यहां पर क्या लिखूंगा, इसका वर्किंग, कि वर्क कैसे करता है। चले जना, वर्किंग करने के लिए मैं काम ही करता हूं, यहां पर 2 डायग्राम्स बनाता हूं। एक मैं बना देता हूं इस तरफ
और बिल्कुल उसके बराबर में मैं बना दूंगा दूसरी डायग्राम। अच्छा, 2 डायग्राम्स बनाने का रीज़न होगा, वो रीज़न मैं आपको समझाता हूँ। चलें स्टार्ट करता हूँ। कोशिश करते हैं एक अच्छी सी डायग्राम बनाएं और आपको समझाएं बात के होती क्या है। सबसे पहले हमें चाहिए होते हैं मैग्नेट्स। एक का होता है नॉर्थ पोल और दूसरे का होगा साउथ पोल, यानी कि उसके ऑपोजिट रखा हुआ। अच्छा, नॉर्थ पोल और साउथ पोल का रीजन क्या, इनके बीच में मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो गई होगी, मतलब इस वाले रीजन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होगी, स्ट्रांग होगी और यूनिफॉर्म होगी, हर जगह पर कांस्टेंट होगी। ठीक है। अच्छा, फिर हमें चाहिए होती है एक आर्मेचर, जिसको मैंने कहा था। अच्छा, आर्मेचर पूरा नहीं बनाएंगे हम लोग कि मैं सिलेंडर भी बनाऊं, फिर उसके ऊपर वायर को लिपेट के भी दिखाऊं। फिर मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी आप किसी सिलेंडर पर करके देख लेना, किसी भी चीज को लिपेटोगे ना, तो इन दी एंड जब आप उस लिपटी हुई चीज को देखोगे ना, तो आपको रेक्टेंगल फॉर्म में नजर आ रही होगी, रेक्टेंगल फॉर्म के अंदर। तो इसका मतलब जब हम आर्मेचर यानी कि जब हम सिलेंडर पर वायर को लिपेट देंगे तो वो वायर एक कॉइल की फॉर्म ले लेगी, कॉइल। और कॉइल भी कौन सी शेप में, रेक्टेंगुलर कॉइल। तो पता है मैं यहां पर बीच में पूरा सिलेंडर नहीं बना रहा, मैं यहां पर सिर्फ उस कॉइल पर लिपटा हुआ कॉइल बना रहा हूं, उस सिलेंडर पर लिपटी हुई कॉइल बना रहा हूं। और वो जाहिर सी बात है किस शेप में होगा, रेक्टेंगुलर शेप में होगा। तो बनाते हैं यहां पर रेक्टेंगुलर शेप का एक कॉइल। देखिएगा जनाब, ये आ गया हमारे पास एक रेक्टेंगुलर शेप का कॉइल, लाइक दिस। अच्छा, फिर जाहिर सी बात है इस कॉइल के 2 एंड्स होंगे। लिपेटने के बाद हम क्या करते हैं, इसके दोनों एंड्स ऐसे बाहर की तरफ निकाल देते हैं, ऐसे करके। ठीक है, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है, ये यानी कि इसके इर्द गिर्द घूम रही होती है, इसके इर्द गिर्द ऐसे करके घूम रही होती है। ठीक है, चलें, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन आ गया। अच्छा, अब एक काम ही करते हैं कि हम इस कॉइल के, अच्छा मैग्नेटिक फील्ड मैंने नहीं बनाई यहां पर, आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ होती है। बनाना चाहो तो आप बना सकते हो, मैं यहां पर बना देता हूं। ये आ गई मैग्नेटिक फील्ड, हल्का सा बना रहा हूं, हल्के से लाइट से हाथों से बना रहा हूं, क्योंकि हमारा इसका काम नहीं है। ये हमें पता है कि नॉर्थ और साउथ के बीच में जो है वो मैग्नेटिक फील्ड होती है, और वो कैसे होती है, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। चलें, फिर भी मैंने ये बना दी, मैग्नेटिक फील्ड को ड्रॉ कर दिया। अच्छा, अब हमें पता है क्या करना है, हमें इस कॉइल के जो कॉर्नर्स हैं उन कॉर्नर्स के नाम रख देते हैं, ताकि हमें कुछ चीजें याद आए, कुछ चीजें समझे बात को। करेक्ट रहिएगा। इस कॉर्नर का मैं नाम रख देता हूं W, इस कॉर्नर का मैं रख देता हूं X, इस वाले कॉर्नर का मैं नाम रख देता हूं Y, और इस वाले कॉर्नर का मैं नाम रख देता हूं Z। W X Y Z। जब मैं कहूं कि आप देखें, गौर करें WX वाली साइड को, तो आपने इस वाली साइड को देखना है। जाहिर सी बात है रेक्टेंगल है ना, रेक्टेंगल के 4 साइड्स होते हैं। यानी अब मैं कहूंगा कि इस कॉइल के, यानी कि इस पूरे कॉइल के 4, यूं कहूंगा कि इन 2 पोल्स के बीच में 4 कंडक्टर्स रखे हुए हैं। कंडक्टर्स, हर एक साइड एक कंडक्टर के तौर पर बिहेव करेगा। यानी कि कितने कंडक्टर्स हो गए, 4 कंडक्टर्स। एक कंडक्टर है WX, या यूं कह लो कि एक साइड है XY, एक कंडक्टर है XY, एक साइड है YZ और एक साइड है WZ। नाउ देयर आर 4 साइड्स ऑफ दिस रेक्टेंगुलर कॉइल। बिल्कुल ऐसे ही है। चलें, मैंने यहां पर 2 चीजें अभी तक बना दी हैं। मैंने एक यहां पर बनाया क्या, फील्ड मैग्नेट, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल, और उसके बीच में मैंने बना दिया आर्मेचर यानी कि कॉइल, रेक्टेंगुलर कॉइल, और इसके 2 एंड्स आपको निकलते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा, अब यहां पर कॉइल के साथ हमें बनाने होंगे, जो मैंने वहां पर नाम लिखा था स्लिप रिंग्स का, मैं बना के दिखा देता हूं, फिर भी कोशिश करते हैं कि बन जाए अच्छे और आपको बात समझ आ जाए। ऐसे करके। अच्छा, ये जो बनाया ना मैंने, ये तो होता है कार्बन ब्रुश, ये कार्बन ब्रुश है। ठीक है, मैं फिर भी इसको एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ी देर में। देन हमें एक रिंग और चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि वी हैव 2 रिंग्स। जनरेटर में हमारे पास 2 रिंग्स होते हैं। तो कोशिश पूरी कर रहा हूँ कि रिंग्स अच्छे बन जाए, या आपको बात समझ आ जाए खाली। तो देखें भाई, 2 रिंग्स मैंने यहाँ पर फाइनली बना दी हैं। अच्छा, अब देखें ये जो 2 किनारे आ रहे हैं, एक किनारा ये रहा, ठीक है ना, ये इसके बीच में से आया और ये बीच में से आके इसी वाले रिंग के साथ ज्वाइन हो गया, एक इसके साथ ज्वाइन हो गया। अच्छा, फिर दूसरा वाला, इस कॉइल का दूसरा वाला किनारा इस रिंग के बीच में से निकल के आ रहा है, अनटच्ड, इसके बीच में से निकल के आ रहा है, और वो जाके इसमें से निकलकर इस वाले के साथ कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, गौर फरमाइएगा, क्योंकि यही बात समझ आने वाली है, यही बात समझने वाली है कि जनरेटर एसी करंट कैसे पैदा करता है। ठीक है। अच्छा, अब आप थोड़ा सा गौर करें, यानी कि 2 स्लिप रिंग्स हैं, एक S1 है और दूसरा वाला S2 है। कार्बन ब्रुशेस भी 2 हैं, ये देखो, ये कार्बन ब्रुश है, ये एक्सटर्नल सर्किट को यहां से वायर निकल जाएंगे और यहां से करंट मिल जाएगा। अच्छा, मैं काम ही करता हूं
कि इसी डायग्राम को दोबारा बनाता हूं आपको समझाने के लिए। नेसेसरी है, यही डायग्राम 2 दफा बनाना नेसेसरी है हमारे पास। क्या बनेगा दोबारा वही, ये आ गया हमारे पास नॉर्थ पोल और इसके ऑपोजिट रखा हुआ है साउथ पोल। ठीक है भाई, सही है, सही विजिबल है। अच्छा अब गौर फरमाइएगा, मैंने यहां पर चारों एसेंशियल पार्ट्स बना दिए हैं। देखें मैं आपको काउंट करवाऊं। सबसे पहले मैंने लिखा था एसेंशियल पार्ट्स में फील्ड मैग्नेट्स, ये रहे मैग्नेट्स, नॉर्थ पोल साउथ पोल। इनके बीच में जाहिर सी बात है बनाने का मकसद क्या है, क्योंकि बीच में क्या आ जाएगी, फील्ड आ जाएगी। इस फील्ड में आपने रखा आर्मेचर, क्या यानी कि सिंपल एक कॉइल, कॉपर कॉइल, कॉपर के वायर की लिपटी हुई कॉइल। तो ये आ गया हमारे पास कॉइल। कॉइल के बहुत सारे टर्न्स होते हैं लेकिन आपने एक बना दिया, समझने के लिए बहुत है। अच्छा, कॉइल के हमेशा 2 किनारे होते हैं। फिर हमें चाहिए थे 2 रिंग्स, कॉपर के रिंग्स, ठीक है ना। एक रिंग ये रहा, एक रिंग ये रहा। अच्छा हुआ क्या कि ये रिंग्स ऐसे रखे हुए, मतलब यूं समझो कि ऐसे रखे हुए, ठीक है, ऐसे रखे हुए। एक किनारा इसके बीच में से आया और इसी रिंग के साथ जोड़ दिया गया, कनेक्ट कर दिया गया, वेल्ड कर दिया गया। इस कॉइल का एक एंड, एक किनारा एक रिंग के साथ मिला दिया गया, ज्वाइन कर दिया गया, कनेक्ट कर दिया गया, ठीक है। अच्छा दूसरा वाला जो किनारा है ना, वो इसके बीच में से आ रहा है अनटच, और वो निकलता हुआ दूसरे रिंग के साथ वेल्ड कर दिया, ज्वाइन कर दिया। इसका मतलब एक किनारा मुस्तकिल कनेक्ट रहेगा S1 के साथ, मुस्तकिल। इस वाले किनारे का इस वाले रिंग के साथ ताल्लुक नहीं होगा। देन जो दूसरा वाला एंड है उसका इससे ताल्लुक नहीं है, बिल्कुल बीच में से अनटच, बीच में से निकलता हुआ आएगा, भले घूमे कुछ भी हो, ये नहीं टच होगा, कनेक्ट नहीं होगा, वरना धमाका हो जाएगा, ठीक है। तो बीच में से अनटच निकलता हुआ आएगा और जाके वो कनेक्ट हो जाएगा S2 के साथ। अच्छा मैं बताऊं कौन से किनारा है, कौन सा एंड। देखो बात आसान करते हैं, S1 S2, ये वाला जो साइड है, ये कौन सा वाला साइड है, XY। अब आप ऐसे देखो कि XY वाला जो साइड का एंड है, ऐसे कहूंगा ना मैं, XY वाला साइड का जो एंड है ये मुस्तकिल कनेक्ट रहेगा S1 के साथ, और WZ वाला साइड का जो एंड है ये मुस्तकिल कनेक्ट रहेगा S2 के साथ। इस वाले साइड का ताल्लुक इससे नहीं होगा, इस वाले साइड का ताल्लुक इससे नहीं होगा। ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, समझाने वाली बात है, ठीक है। अच्छा अब मैं यहां पर इस डायग्राम को कंप्लीट करता हूं, क्योंकि मैंने यहां पर इस डायग्राम को कंप्लीट नहीं किया। देखें इस डायग्राम को अगर मैं कंप्लीट करना चाहूं तो ये कंप्लीट कुछ इस तरीके से होगी। आप देख रहे हैं डिफरेंस, फाइंड कर सकते हैं, फाइंड द डिफरेंस। वो आता है ना बच्चों का गेम आता है अक्सर मैगजीन्स वगैरह के अंदर, या आप वैसे भी देख रहे होते हैं। अब तो मैगजीन्स पढ़ने के कहाँ दौर रहा है, सब सोशल मीडिया पे आ गए, सारे गेम्स वगैरह मोबाइल पे खेल लेते हैं या टैबलेट्स में खेल लेते हैं, लैपटॉप्स में खेल लेते हैं। खैर तो डिफरेंसेस अगर आप फाइंड करें तो आपको डिफरेंस नज़र आ रहा होगा। डिफरेंस क्या, ये नहीं कि सर आपने फील्ड नहीं बनाई, ये लो फील्ड आ गई, फील्ड के डिफरेंस नहीं, डिफरेंस और भी हैं बहुत सारे। मेन डिफरेंस देखिएगा क्या है, मेन डिफरेंस ये हो जाएगा हमारे पास कि एक्स वाई एंड डब्ल्यू एंड जेड, ठीक है। मेन डिफरेंस देखिएगा क्या है। डिफरेंस दोनों डायग्राम्स में ये है कि हमने इस कॉइल को रोटेट कर दिया, ठीक है। मैं स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूं, अभी मैं करंट की बात नहीं कर रहा, सिर्फ मैं आपको कहानी समझा रहा हूं। हमने कॉइल को रोटेट कर दिया। देखें पहले एक्स वाई वाला साइड राइट पर था और डब्ल्यू जेड वाला साइड लेफ्ट पर था। जब इसको रोटेट कर दोगे तो एक्स वाई वाला साइड घूमकर लेफ्ट पर आ गया और डब्ल्यू जेड वाला साइड घूमकर राइट पर चलेगी। ये कुछ इस तरीके से ही देखो, ये डस्टर, ये भी रेक्टेंगल है ना। फिलहाल ये वाला साइड देखिएगा, ये डब्ल्यू एक्स है, ऐसा है, और ये वाला साइड जो है इसको हम इमेजिन कर लेते हैं, ये कौन सा है, डब्ल्यू जेड है, एक्स वाई और डब्ल्यू जेड। अभी फिलहाल ये ऐसे रखा हुआ है, इसका मतलब मैं इस वाले व्यू की बात कर रहा हूं। अब हमने क्या किया, इस डस्टर को हाफ रोटेट किया, ऐसे घुमा दिया, ऐसे घुमा दिया, मतलब पहले यूं था, इसको यूं घुमा दिया। अब जो घुमाएंगे तो जाहिर सी बात है साइड्स एक्सचेंज नहीं हो जाएंगे क्या, जो पहले साइड राइट पर था वो लेफ्ट पर चला जाएगा, जो लेफ्ट पर था वो राइट पर चला जाएगा। इसका मतलब हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ इस कॉइल को रोटेट कर दिया, रोटेट कर दिया। अच्छा अब रोटेट करने की वजह से देखें हुआ क्या, हुआ कुछ नहीं है, फर्क कुछ भी नहीं आया ज्यादा, सिर्फ साइड चेंज हुई। अब देखें
एक्स वाई वाला साइड जब राइट पर था तो ये कनेक्ट था कौन से रिंग के साथ? S1 के साथ। जब ये एक्स वाला वाई वाला साइड जब लेफ्ट पर आ गया तो चेक करें ये स्टिल अभी भी कनेक्ट है किसके साथ? S1 के साथ। ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। भले कॉइल जितनी भी रोटेट करते रहे, एक दफा एक साइड को जिस रिंग के साथ जोड़ दिया गया मुस्तकिल वो उसी के साथ ज्वाइन रहेगी। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है एसी जनरेटर की, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है ये एसी जनरेटर की। दोबारा देखें, पहले WZ वाला साइड कनेक्ट था S2 के साथ और WZ वाला साइड स्टिल कनेक्ट है S2 के साथ। मतलब इस कॉइल को आप जितना घुमाते रहे, जितना घुमाते रहे, ये जो दोनों एंड्स है ना, ये हमेशा अपने ही रिंग के साथ कनेक्ट रहेंगे। मतलब ये ऐसे रहते हुए रोटेट तो करेंगे, मतलब एक एंड है, ये एक एंड एक रिंग के साथ चिपक गया, लगा हुआ है ना। अब ये जब भी घूमेगा ना तो ऐसे इसके साथ कनेक्ट रहते हुए घूमेगा, ऐसे घूमेगा, मतलब इसके साथ कनेक्शन इसका लूज नहीं हो सकता। यहां तक बात क्लियर है? यानी कि अब हम यहां पर इमेजिन कर सकते हैं, अब यहां पर हम आज के लेक्चर में बात इमेजिन कर सकते हैं कि एक्स वाई वाला साइड कनेक्ट है S1 के साथ और WZ वाला मुस्तकिल कनेक्ट रहेगा S2 के साथ। मुस्तकिल इस वाले लेक्चर में ऐसा ही रहेगा क्योंकि हमने एक बात फिक्स कर दी। चलें एक चीज और डिस्कस करते हैं। भाई जनरेटर से तो हमें करंट मिलेगा। इमेजिन करते हैं हमारे पास ये कॉइल है, ये कॉइल रेक्टेंगुलर कॉइल है। इस कॉइल को हमने कनेक्ट कर दिया एक बैटरी के साथ। ठीक है, एक बैटरी के साथ कनेक्ट किया। कैसे? लेट सपोज ये मैंने ऐसे कनेक्ट कर दिया बैटरी के साथ। अब आपको पता है कि बैटरी के साथ जब आप कनेक्ट करेंगे तो उस कॉइल में जो है वो करंट फ्लो करेगा। एक तरफ से जो है वो करंट निकलेगा, दूसरी तरफ से करंट एंटर होगा। ऐसा है ना, पॉजिटिव टर्मिनल से लेट सपोज करंट जा रहा है, करंट जा रहा है, फ्लो करता हुआ फ्लो करता हुआ फ्लो करता हुआ और ये नेगेटिव टर्मिनल पे जाके खत्म हो जाएगा। यानी कि जब आप कॉइल की बात करते हैं तो कॉइल में करंट घूमता है। अब या तो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा या क्लॉकवाइज घूमेगा। इसका मतलब अगर तो ये कॉइल कनेक्ट होती किसी बैटरी के साथ, सोर्स के साथ, तो एक तरफ से करंट एंटर होता, ऐसे फ्लो करता हुआ फ्लो करता हुआ फ्लो करता हुआ और दूसरी तरफ से चला जाता। ऐसा मत सोचिएगा कि दोनों साइड से करंट एंटर होंगे, यूं भी आ रहा है, यूं भी आ रहा है, और क्या मतलब, ये तो कुछ सेंस ही नहीं है। हमेशा करंट एंटर होता है एक साइड से और वो ट्रेवल करता हुआ दूसरी साइड पे जाके, दूसरे टर्मिनल पे जाके खत्म हो जाता है। ठीक है, तो इस कॉइल में या तो करंट फ्लो करेगा ऐसे क्लॉकवाइज, जो पैदा हम कनेक्ट नहीं करेंगे सोर्स के साथ क्योंकि हमें तो जनरेटर से करंट चाहिए, हम दे नहीं रहे, हमें चाहिए करंट। तो मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि इस कॉइल में जब पैदा होगा करंट तो या तो ये फ्लो करेगा ऐसे क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज, या करंट फ्लो करेगा ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। डिपेंड करता है इसको आप ऐसे घुमा रहे हैं कॉइल को या कॉइल को ऐसे घुमा रहे हैं। ठीक है, तो बताने वाली बात ये थी। अब सुनिएगा मेरी बात। लेट सपोज हम इस कॉइल को घुमाते हैं ऐसे उल्टा, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब कैसे? ऐसे घुमा रहे हैं, ऐसे घुमा रहे हैं, मतलब ये वाला साइड जो है वो अंदर जाएगा और ये वाला साइड बाहर आएगा। ये ऐसे घूम रही है कॉइल, ऐसे, ये ऐसे घूम रही है कॉइल, ये वाला साइड अंदर और ये वाला साइड बाहर, ये ऐसे घूम रही है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अच्छा अब गौर से सुनिएगा। जब ये एंटी क्लॉकवाइज कॉइल घूमेगी ना और जब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे राइटवर्ड होगी तो याद रखिएगा इन दोनों साइड्स में से जो भी साइड इस तरफ होगा, सीधे हाथ की तरफ होगा, इसमें करंट फ्लो करेगा हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। कौन? करंट। क्या बता रहा हूं? जब भी आप कॉइल को ऐसे घुमाएंगे एंटी क्लॉकवाइज और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे होगी तो याद रखिएगा इन दोनों साइड्स में से जो भी साइड, भले वो एक्स वाई वाला इस तरफ हो या भले वो WZ वाला इस तरफ हो, जो भी साइड सीधे हाथ पर होगा उसमें करंट फ्लो करेगा नीचे की तरफ। अब आपको पता है, आप बोलेंगे सर क्यों? जब ये घूम के उधर आ रहा है तो अगर लेट सपोज आपने कहा कि सर करंट जो है वो एक तरफ इधर जाएगा तो एक तरफ ऐसे ही है ना, कि भाई करंट अगर ऐसे जा रहा है तो दूसरी तरफ से ऐसे जाएगा, जाहिर सी बात है लूप पूरा करेगा। तो ऑब्वियस बात है अगर यहां पर करंट डाउनवर्ड जाएगा तो इस वाली साइड पर करंट कैसे जाएगा? इस वाली साइड पर करंट ऊपर जाएगा और यहां पर करंट ऐसे की तरफ फ्लो करेगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि अगर इस साइड करंट नीचे है तो इस तरफ भी करंट नीचे होगा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो सकता, है ना। तो अब मैं आपको क्या बता रहा हूं याद करने की बात, जब आप इसको ऐसे घुमाएंगे और फील्ड ऐसे होगी तो जो भी साइड सीधे हाथ की तरफ होगा, इस तरफ होगा, उसमें करंट हमेशा नीचे की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी, तो ऑटोमेटिकली दूसरी साइड पर करंट की डायरेक्शन कहां हो जाएगी? ऊपर की तरफ हो जाएगी। अब ऐसा नहीं है कि घूम गई साइड, ये देखो WZ वाला साइड उस तरफ चला गया और XY वाला साइड इस तरफ आ गया। अब ऐसा नहीं है कि XY वाला यहां पर आ गया तो XY वाले में सर आपने कहा था कि नीचे जा रहा है तो यहां पर भी नीचे जा रहा होगा, नहीं, मैं ये बता रहा हूं कि इन दोनों साइड्स में से जो भी साइड सीधे हाथ पर होगी, राइट पर होगी, भले वो XY हो भले वो WZ हो, जो भी साइड इस तरफ होगी उस वाली साइड में करंट हमेशा
डाउनवर्ड फ्लो करेगा, और ये हमेशा राइट हैंड रूल की तरफ से होता है। मैं उसकी ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा कि आप यहां पर राइट हैंड रूल अप्लाई करें तो उसके बाद आपको करंट की डायरेक्शन मिल जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल या लेफ्ट हैंड रूल जो हम अप्लाई करते हैं पीछे, इन रूल्स के मुताबिक जो भी साइड राइट पर होगा उसमें करंट हमेशा फ्लो करेगा डाउनवर्ड। चलें अब एक काम ही करते हैं, करंट की डायरेक्शन को कंप्लीट करते हैं। ये देखें, मैंने इसको क्या किया, जैसे रोटेट करूंगा। अच्छा, रोटेट करने का मतलब क्या, जब आप इस कॉइल को, पहले तो कॉइल रखी हुई है कांस्टेंट, मूव नहीं कर रही, रेस्ट में है, फील्ड भी जा रही है, इसमें से फ्लक्स हो रहा है, ठीक है, फ्लक्स होता जा रहा है, कांस्टेंट है। जब तक आप इस कॉइल को रोटेट नहीं करेंगे फ्लक्स इज कांस्टेंट, और जब तक फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा इसमें ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, इसमें करंट इंड्यूस नहीं होगा। जैसे ही आप कॉइल को रोटेट करेंगे, घुमाना स्टार्ट करेंगे, तो घुमाने की वजह से इस कॉइल का फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स के चेंज होते ही इसमें करंट पैदा होगा। यानी कि करंट खुद नहीं पैदा हो रहा है, जब आप इसको घुमाना शुरू करेंगे, इसको रोटेट करना स्टार्ट करेंगे, तब इसका फ्लक्स चेंज होगा, तो इसमें करंट इंड्यूस होगा। यानी कि ये इंड्यूस करंट है ड्यू टू द रोटेटिंग ऑफ द कॉइल, ठीक है ना। अच्छा, अब करंट इंड्यूस हो चुका है, घुमाने की वजह से करंट पैदा हो गया, इंड्यूस हो गया। अभी करंट, लेट्स सपोज ये फ्लो करता हुआ आ रहा है, ये करंट फ्लो करता हुआ आ रहा है, हम इस करंट के पाथ को कंप्लीट कर रहे हैं। ये करंट ऐसे देखिएगा मार्कर को, ये करंट फ्लो करता हुआ नीचे, ये करंट फ्लो करता हुआ अपना पाथ कंप्लीट करता हुआ ये ऐसे आ रहा है, ये ऐसे आ रहा है, और ये इस रिंग के साथ कनेक्ट होता हुआ कार्बन ब्रश से होता हुआ आपको एक्सटर्नल सर्किट में यहां से करंट मिल जाएगा, ठीक है। अब वही वाली बात कि अगर एक टर्मिनल से करंट, ये जो कार्बन ब्रशेस है ना, ये बिहेव कर रहे होते हैं एज टर्मिनल्स, यहां से आपको करंट मिल रहा होता है, या आपको एक्सटर्नल सोर्स के लिए करंट दे रहे होते हैं, ठीक है। जनरेटर में से जो वायर बाहर आता है ना, जहां से हम कनेक्ट करते हैं, अपने प्लग को कनेक्ट करते हैं, जहां से आपको करंट मिल रहा होता है, वो यही तो होता है, ठीक है ना। तो हमें पता है कि जिस टर्मिनल से करंट मिल रहा होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो अगर यहां से करंट आ रहा है तो इसका मतलब ये वाला जो टर्मिनल होगा जनरेटर का, ये होगा क्या, पॉजिटिव। और ऑब्वियस बात है, दोनों टर्मिनल से पॉजिटिव नहीं आ सकता, दोनों टर्मिनल से करंट आ नहीं सकता। एक से आ रहा है तो दूसरे से जा रहा होगा लाजमी। तो देख लो, भले इससे आ रहा है तो इससे जाएगा, तो इसको देख लो, वेरीफाई कर लो। इस वाले से करंट जाएगा, ये देखो कार्बन ब्रश स्लिप रिंग नंबर 2, ये एंड जा रहा है, ये एंड जा रहा है, ये करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, ये करंट ऐसे इस तरफ जा रहा है, और ये देखो ये कंटिन्यू हो गया, ये देखो है ना, ये कंटिन्यू हो गया, और फिर ऐसे इस तरफ, यानी कि इस तरफ से करंट बाहर जा रहा है, और इस तरफ से सोर्स में से, यानी कि जो लोड होगा उसमें से कंप्लीट सर्किट करता हुआ यहां से करंट ऐसे घूम रहा है। बात क्लियर हुई। यानी कि जनरेटर के मैंने अभी इस वाली डायग्राम में दो टर्मिनल्स बना दिए, एक बिहेव कर रहा है पॉजिटिव, तो दूसरा वाला बिहेव कर रहा है नेगेटिव, ठीक है। लेकिन अभी तक मैंने इसको रोटेट नहीं किया। अब आप नोट करें, आप जैसे ही इसको हाफ रोटेट कर देंगे, यानी कि साइड्स को चेंज करें, एक्स वाई वाला इस तरफ है और डब्ल्यू जेड वाला इस तरफ है, जैसे ही आप साइड को रोटेट करेंगे तो इस बार एक्स वाई इस तरफ आ गया और डब्ल्यू जेड उस तरफ चला गया। और मेरी वही कही वाली बात कि जो भी साइड इन दोनों में से राइट पर होगा हमेशा उसमें करंट फ्लो करेगा, कैसे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। यानी कि इस बार इस वाली साइड, यानी कि डब्ल्यू जेड वाली साइड में करंट डाउनवर्ड है, और इस वाली साइड में करंट अपवर्ड है, यानी कि आई इस तरफ है। यानी कि जो भी साइड राइट पर होगी उसमें करंट फ्लो करेगा डाउनवर्ड, ये देखो डाउनवर्ड, और जो भी साइड लेफ्ट पर होगी, लेफ्ट पर होगी, इसमें करंट फ्लो करेगा अपवर्ड। अब दोबारा कंटिन्यू करते हैं, देखो करंट फ्लो करता हुआ आ रहा है, फ्लो करता हुआ आ रहा है, ये फ्लो करता हुआ नीचे की तरफ आ रहा है। इस बार ये वाली साइड S1 से कनेक्ट नहीं है, ये देखो अनटच बीच में से होती हुई आ रही है, और ये साइड इस बार कनेक्ट है S2 के साथ, और इस बार ये करंट आपको यहां से मिलेगा, इस बार ये करंट आपको यहां से मिलेगा, और जहां से करंट मिलता है वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव। और अगर एक से मिल रहा है तो ऑब्वियस बात है दूसरे वाले से जा रहा होगा, ये हो गया नेगेटिव। ये देखो ये जा रहा है, ये S1 है, S1 के साथ ये वाला साइड कनेक्ट है, और ये देखो ये करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, ये कंटिन्यू हो गया। अब आप नोट करें, ये कंटिन्यू हो गया। अब आप देखें, आपने एक बात नोट करी होगी, एक बात देखें नोट करी होगी आपने, वो क्या, पहले S1 वाला साइड, ये वाला टर्मिनल जनरेटर का पॉजिटिव था, तो ये वाला नेगेटिव था, और अगले ही लम्हे जब इस कॉइल को हाफ रोटेट किया गया तो अगले ही लम्हे जो टर्मिनल पहले पॉजिटिव था वो बन गया नेगेटिव, और जो नेगेटिव था वो बन गया पॉजिटिव। समझ आई बात। तो ऐसी सोर्स जहां से आपको अल्टरनेटिंग यानी कि चेंजिंग पोलैरिटी वाला करंट मिल रहा हो, यानी कि कभी पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव हो जाएगा, फिर यानी कि हर हाफ रोटेट करने के बाद, मतलब हाफ रोटेट किया, ये जैसे डस्टर है, ये कॉइल है, हाफ रोटेट किया
तो पोलैरिटी चेंज, फिर हाफ रोटेट हुआ, पोलैरिटी चेंज। अब आप सोचो इसको मुस्तकिल रोटेट करते जाएं तो पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। इसका मतलब ये बार बार अपनी पोलैरिटी को चेंज करता रहेगा, और जैसे ही बार बार पोलैरिटी को चेंज करेगा तो यहां से जो आपको करंट मिल रहा होगा वो कौन सा होगा, चेंजिंग करंट। तो ऐसे करंट को हम क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट। समझ आई बात कि हाउ एसी जनरेटर जनरेट्स करंट इन ऑल्टरनेटिंग फॉर्म। ये होती है कहानी भाई, देख लो। बहुत बहुत मैंने आपको सॉफ्टली, बहुत आराम से, स्टेप बाय स्टेप, ताकि हर चीज आपके जहन में बैठ जाए कि जनरेटर का काम कैसे करना होता है। तो ये बहुत आसान सी कंडीशन थी, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं थी, बस समझने की देर थी या समझाने की देर थी, और कुछ नहीं है। तो याद रखिएगा, एक साइड पर करंट अगर डाउनवर्ड है तो मुस्तकिल वहां पर करंट डाउनवर्ड ही रहेगा। अगर इस साइड पर डाउनवर्ड होता तो बस इधर ही डाउनवर्ड रहता, जो भी साइड इस तरफ आती तो करंट डाउनवर्ड रह रहा होता। ठीक है ना। तो ये वाली कंडीशन है, मैंने आपको जो है वो बहुत आसानी से समझा दी कि हर हाफ रोटेशन के बाद, और क्योंकि हर एंड, हर किनारा एक रिंग के साथ फिक्स है, इसी वजह से पोलैरिटी चेंज हो रही है ना। एक रिंग के साथ फिक्स है, क्योंकि ये एक्स वाई वाला साइड यहां पर हो तब भी इसके साथ कनेक्ट है, ये एक्स वाई वाला साइड यहां पर आ गया तो तब भी S1 के साथ कनेक्ट है। अब ये एक्स वाई वाला जब यहां पर होगा तो ये करंट यहां से देगा, और जब ये एक्स वाई वाला घूम के इस तरफ आ जाएगा तो यहां से करंट आ रहा होगा, बस। तो इस सेंस के अंदर यहां पर इसकी पोलैरिटी बार बार चेंज होगी, और यहां से जो आपको करंट मिलेगा वो कौन सा मिलता है, ऑल्टरनेटिंग करंट। इसको नोट कर लें, इसकी डायग्राम बना लें, फिर मैं आगे मजीद आपको लेके चलता हूं इसकी डेरिवेशन की तरफ। तो जनरेटर का वर्किंग समझने के बाद अब हम चलते हैं इसकी डेरिवेशन की तरफ, यानी कि जो जनरेटर के कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होता है, उस ईएमएफ के मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। ठीक है, तो मैंने यहां पर हेडिंग लिख दी, डिटर्मिनेशन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, अच्छा, डायग्राम वही बनी हुई है जो मैंने आपको समझा दी बात। अब चलते हैं ईएमएफ की डेरिवेशन की तरफ। अब आप नोट करें कि ये कॉइल है, कॉइल के 4 साइड्स हैं जो मैं आपको पहले बता चुका था। एक साइड है WX, एक साइड है XY, एक साइड है WYZ, और एक साइड है WZ। ये 4 साइड्स हैं, ये बिहेव कर रहे होंगे 4 कंडक्टर्स की फॉर्म में, मतलब मैं कहूंगा 4 कंडक्टर्स हैं जो कि फील्ड में मूव कर रहे हैं। एक है WX कंडक्टर, एक है XY कंडक्टर, एक है WYZ कंडक्टर, और एक है WZ कंडक्टर। दीज 4 कंडक्टर्स आर मूविंग इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, अब हम बात करते हैं इन 4 कंडक्टर्स। अच्छा, वही वाली बात, इससे पहला वाला जो टॉपिक था जो मैंने अपलोड किया था वो था मोशनल ईएमएफ, है ना। मोशनल ईएमएफ में हमने एक बात पढ़ी थी कि कंडक्टर के फील्ड में अक्रॉस मूव करने की वजह से उसके एंड्स पर एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, जिसको हम कहते हैं मोशनल ईएमएफ। ये मैंने लास्ट वाले टॉपिक में पढ़ाया था, और मैंने आपको कहा था ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट वाले टॉपिक के लिए, और नेक्स्ट टॉपिक आज वाला टॉपिक था। तो मैं उस टॉपिक के फॉर्मूले को आज यूज करूंगा। मैं क्या, बल्कि जब भी हम इस इंड्यूस ईएमएफ, जनरेटर के इंड्यूस ईएमएफ का जब भी हम फॉर्मूला ड्राइव करते हैं तो हमेशा मोशनल ईएमएफ के फॉर्मूले को यूज करते हैं। तो अगर आप ये देखना चाहें कि मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला बना कैसे, उसका कॉन्सेप्ट क्या था, तो पहले आपको टॉपिक पढ़ना पड़ेगा मोशनल ईएमएफ। तो मैं इससे पहले वो टॉपिक अपलोड कर चुका हूं, तो फिलहाल वो वाले कॉन्सेप्ट्स को हम यूज करेंगे। तो उस दिन हमने पढ़ा था कि जब भी कोई कंडक्टर अक्रॉस द फील्ड मूव करता है तो उसके अक्रॉस, उसके एंड्स के अक्रॉस ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, जिसको हम कहते हैं मोशनल ईएमएफ। इसका मतलब ये 4 कंडक्टर्स हैं, चारों के चारों मूव कर रहे हैं, इसका मतलब यहां पर 4 ईएमएफ होंगे। लेकिन इन 4 में से सिर्फ 2 ईएमएफ ऐसे हैं जो कि काम के हैं। ठीक है, वो 2 ईएमएफ कौन से वाले हैं, एक XY वाले साइड वाला ईएमएफ काम का है, और एक WZ वाली साइड वाला ईएमएफ काम का है। ये वाला साइड का ईएमएफ और ये वाले साइड का ईएमएफ किसी काम का नहीं है, मतलब यहां पर 0 ईएमएफ कंसीडर किया जाता है। कैसे, मैं आपको एक बात बताऊं। देखें, लेट्स सपोज मैं आपको ये कह रहा था ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है साइड, गौर से सुनिएगा, मैं आपको रीजन बता रहा हूं कॉन्सेप्चुअली, वरना पढ़ने को तो आप याद भी कर लेंगे, रट्टा लगा लेंगे। ठीक है, 2 साइड का ईएमएफ नहीं होता, 2 साइड पर ईएमएफ होता है, यानी कि हम डेरिवेशन का आगाज करेंगे तो इन 2 साइड्स के ईएमएफ को टोटल करके और डेरिवेशन स्टार्ट कर देंगे। लेकिन कोई पूछ ले आपसे कि बताओ इन 2 साइड्स का ईएमएफ क्यों नहीं लिया आपने, तो आप क्या बताएंगे, नहीं मैंने तो याद ही नहीं किया था, वो मैंने तो याद किया था कि इस पे नहीं होता और इस पे होता है। तो मैं आपको रीजन बता रहा हूं कि यहां वाला ईएमएफ क्यों 0 होता है, इन 2 साइड्स वाले को कंसीडर क्यों नहीं किया जाता। सुनिएगा मेरी बात, जब ये ऐसे रोटेट करती है, मतलब ये वाला साइड बाहर की तरफ आता है, बाहर की तरफ, इसका मतलब इस कंडक्टर का इलेक्ट्रॉन, जाहिर सी बात है अगर ये वाला साइड बाहर आ रहा है तो इस कंडक्टर के सारे इलेक्ट्रॉन्स बाहर की तरफ आ रहे हैं। और हमने पढ़ा हुआ है मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और लेफ्ट हैंड और राइट हैंड रूल हम अप्लाई कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो हम लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करते हैं आसानी के लिए। तो देखें, जब ये कंडक्टर बाहर आएगा तो इसके इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ रहे हैं, फील्ड किस तरफ है, इस तरफ है। ये देखें, ये इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन बाहर आने की,
और ये फील्ड की डायरेक्शन। तो देखिए पाम कहां की तरफ है, नीचे की तरफ। इसका मतलब इस साइड वाले इलेक्ट्रॉन्स पर जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगी वो कहां लगेगी, नीचे की तरफ। तो जब ये कंडक्टर बाहर आ रहा होगा तो इस साइड के इलेक्ट्रॉन्स पर मैग्नेटिक फोर्स लगेगी नीचे। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स सारे के सारे मूव करके नीचे की तरफ जाएंगे, और जब इलेक्ट्रॉन्स नीचे की तरफ जाएंगे तो इसका ऑपोजिट करंट जो होता है वो होता है कन्वेंशनल करंट, जो हम बनाते हैं ऊपर की तरफ। कन्वेंशनल करंट जो मैंने बताया था कि इस साइड पर हमेशा करंट कहां होता है, ऊपर की तरफ। क्योंकि सर्किट में हम जब भी करंट बनाते हैं ना, वो कौन सी डायरेक्शन बनाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक करंट नहीं, इलेक्ट्रॉन्स की करंट वाली नहीं, बल्कि कौन सा बनाते हैं, कन्वेंशनल करंट। इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के ऑपोजिट वाला करंट, कन्वेंशनल। तो देखें इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ रहे हैं, इस तरफ आ रहे हैं, फील्ड इस तरफ है, इलेक्ट्रॉन्स पर मैग्नेटिक फोर्स नीचे, इलेक्ट्रॉन्स नीचे जा रहे हैं, तो कन्वेंशनल करंट ऊपर की तरफ है। ठीक है। अच्छा अब आप नोट करें, लेट्स सपोज मैं इस वाले साइड की बात कर रहा हूं। अच्छा इसका ऑपोजिट यहां पर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स अंदर की तरफ जा रहे हैं, फील्ड इस तरफ है, तो इलेक्ट्रॉन्स कहां की तरफ जाएंगे, ऊपर की तरफ, तो कन्वेंशनल करंट नीचे की तरफ हो जाएगा। मतलब इस वाले साइड में कन्वेंशनल करंट नीचे की तरफ, ये पॉजिटिव बन गया, और इस वाले साइड में करंट, कन्वेंशनल करंट ऊपर की तरफ, तो ये वाला नेगेटिव साइड। ये अभी मैं आपको बता चुका हूं बात ना, ये मैं दोबारा डिटेल में नहीं जा रहा। खैर, व्हाई नॉट दीज साइड्स, क्यों नहीं। अब आप नोट करें, लेट्स सपोज मैं इलेक्ट्रॉन बना देता हूं, एक इलेक्ट्रॉन बना देता हूं यहां पर, ये रहा। इस वाले साइड की बात कर लेते हैं, ये रहा एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इस साइड पर। अच्छा अभी देखिए ये साइड यूं है ना, ये साइड जब घूमेगा तो ये ऐसे बाहर की तरफ आएगा, ये वाला साइड अंदर जाएगा और ये वाला साइड बाहर आएगा, ऐसे बाहर की तरफ आएगा, है ना। अच्छा ये साइड बाहर आ रहा है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन भी बाहर आएगा। अच्छा अब नोट करें, ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा है, ये देखें बाहर, वेलोसिटी की डायरेक्शन थंब, फील्ड की डायरेक्शन फिंगर्स, और इस इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लग रही है नीचे की तरफ। अब मुझे बताओ, ये तो कंडक्टर यूं है, ये कंडक्टर तो यूं है, ये इलेक्ट्रॉन या तो यूं जा सकता है या तो यूं जा सकता है। अब नीचे फोर्स लग रही है तो नीचे कहां जाए, नीचे तो कंडक्टर है नहीं, कंडक्टर तो यूं एक्स एक्सिस पर रखा हुआ है, तो ये इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है सिर्फ यूं, हॉरिजॉन्टल। अब फोर्स इस पर लग रही है नीचे, तो इसका मतलब इस मैग्नेटिक फोर्स का यहां पर कोई काम ही नहीं है। तो ये वाले साइड पर जो मैग्नेटिक फोर्स लगती है चार्जेस पर, और इस वाली साइड पर जो मैग्नेटिक फोर्स लगती है चार्जेस पर, वो क्योंकि चार्जेस को अलोंग मूव नहीं करवाती, इसी वजह से इस वाली साइड और इस वाली साइड का ईएमएफ, नेट ईएमएफ जीरो होता है। समझ आई बात। ये होती है कहानी इन दो को इग्नोर करने की, इन दो साइड्स को इग्नोर करने की। हम सिर्फ दो साइड्स को कंसीडर करते हैं, लिया जाता है, और वो दो साइड्स कौन से होते हैं, ये वाले लेंथ वाले जो साइड्स हैं, ये देखो ये लेंथ है, ये विड्थ है, जो लेंथ वाले साइड्स हैं कौन कौन से, एक्स वाई और डब्ल्यू जेड। तो इन दो साइड्स के ईएमएफ को हम कंसीडर करते हैं। तो भाई दो कंडक्टर्स हैं, यानी कि दो ईएमएफ हैं, और दो कौन से ईएमएफ है, मोशनल ईएमएफ। एक मोशनल ईएमएफ इस वाले कंडक्टर का और एक मोशनल ईएमएफ इस वाले कंडक्टर का। नाउ देयर आर टू मोशनल ईएमएफ्स इन दिस डायग्राम। अब अगर मुझे टोटल फाइंड करना हो कि इस पूरे कॉइल में टोटल मोशनल ईएमएफ कितना है या टोटल इंड्यूस ईएमएफ कितना है, तो हम क्या करेंगे, जो ईएमएफ इंड्यूस है उन सबको प्लस कर लेंगे। और मोशनल ईएमएफ का अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो क्या था, VBL sin थीटा। लास्ट वाला टॉपिक डेरिवेशन की थी हम लोगों ने उसकी ना, तो VBL sin थीटा। तो मैं यहां पर लिखना स्टार्ट करता हूं कि नेट ईएमएफ या नेट इंड्यूस्ड ईएमएफ इन the coil is given by, हाँ भाई, नेट इंड्यूस ईएमएफ, टोटल इंड्यूस ईएमएफ किसके बराबर होगा, दो ईएमएफ्स होंगे मोशनल ईएमएफ, एक इस वाले साइड का और एक इस वाले साइड का, और दोनों को प्लस करेंगे तो टोटल मिल जाएगा। ठीक है, तो दो कैसे, VBL sin थीटा प्लस VBL और sin थीटा, एक साइड का और दूसरा दूसरे साइड का, दोनों को प्लस करेंगे तो जाहिर सी बात है दोनों सेम है तो 2 आ जाएगा ना। तो इंड्यूस ईएमएफ विल बी इक्वल टू 2VBL और sin थीटा। अच्छा अब यहां पर 2 तो एक नंबर है, यहां पर जो V है, V जो है ये लीनियर वेलोसिटी है, कंडक्टर की लीनियर वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी के साथ ये जो कंडक्टर है या तो अंदर जा रहा है या ये वाला कंडक्टर जो है वो बाहर आ रहा है, इसको हम कहते हैं लीनियर वेलोसिटी। B का मतलब मैग्नेटिक फील्ड है जिसमें ये घूम रहा है, मूव कर रहा है। L का मतलब लेंथ, ये आगे लेंथ, कंडक्टर की लेंथ। बाकी थीटा जो है वो एंगल होता है, एंगल को भी मैंने डिस्कस किया था उस वाले लेक्चर के अंदर। अब एक काम करते हैं, डेरिवेशन करनी है हमें एक्चुअली, तो डेरिवेशन के अंदर जो जो कंडीशन यहाँ पर आ रही हैं उन कंडीशन को देखते हैं। सबसे पहले एक काम ही करते हैं, हम गौर करते हैं इस पूरे होल कॉइल को। भाई कॉइल के तो हमने समझने के लिए इसके टुकड़े कर दिए ना, एक कंडक्टर ये, एक कंडक्टर ये, एक कंडक्टर ये, एक कंडक्टर ये, समझने के लिए टुकड़े कर दिए, 4 कंडक्टर्स को अलग अलग पढ़ा। लेकिन ये अलग तो नहीं है, ये तो पूरी एक कॉइल है,
और कॉइल पूरी की पूरी घूम रही है। कॉइल ऐसे बाहर अंदर इस तरफ नहीं जा रही, ये कॉइल एक ही जगह पर रहते हुए घूम रही है। इसका मतलब अगर ये कॉइल रोटेट कर रही है तो यहां पर लीनियर वेलोसिटी की बजाय हम एंगुलर वेलोसिटी को अगर रखें तो ज्यादा सूटेबल होगा। यहां पर v का मतलब क्या है? लीनियर वेलोसिटी। और एक और वेलोसिटी होती है, उसको हम कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी। तो मुझे बताओ कॉइल के घूमने के सेंस में कौन सी वाली वेलोसिटी सूट करेगी? क्या लीनियर सूट करेगी या एंगुलर सूट करेगी? तो आप बोलेंगे सर एंगुलर विल सूट। तो यहां पर हम यहां से पता है क्या करेंगे, यहां से v को रिमूव करके एंगुलर। अब आपको पता है कि एक होती है v फॉर लीनियर वेलोसिटी और एक होती है ओमेगा फॉर एंगुलर वेलोसिटी। अब मुझे यहां से v हटाना है और ओमेगा को इंक्लूड करना है। अब ऐसा तो नहीं है कि यहां से v को हटाएं, हटाने का मतलब चलो हटा दो सर, कोई मसला थोड़ी v को हटा के ओमेगा बना दें। नहीं भाई, कोई मजाक नहीं चल रहा कि आप अपनी मर्जी से जो करना चाहें कर दें, ऐसे नहीं होता। v को हटाने का मतलब हमें यहां पर फॉर्मूलाज पुट करने पड़ेंगे। ये आ गया v। अच्छा, हमें एक बात पता है कि पढ़ी हुई हम लोगों ने फर्स्ट ईयर के अंदर कि लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है r टाइम्स ओमेगा। ऐसे हटाएंगे ना, मतलब v का फॉर्मूला पुट कर दो, खुद ब खुद v हट जाएगा। तो जहां पर v है उसकी जगह पे क्या पुट करेंगे? r ओमेगा। तो पुट कर देते हैं। सो इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी इक्वल टू 2 इंटू r ओमेगा b l एंड देन साइन थीटा। हाँ भाई, लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला पुट किया, r ओमेगा, देन क्या बना 2r ओमेगा बी एल और साइन थीटा। अच्छा, r की बात करते हैं। यहां पर r क्या है? ये देखो, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ऐसा है ना, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। r एक रेडियस होता है। ये देखो, मैं अगर कॉइल की बात करूं तो कॉइल की एक है लेंथ, ये लेंथ है, ये पूरी की पूरी ये इसकी लेंथ है। और इसी तरीके से कॉइल की एक विड्थ है, इसको हम कह देते हैं b फॉर विड्थ, यहां से लेकर यहां तक विड्थ है। अच्छा, फिर कॉइल का रेडियस भी है घूमने का, एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेकर एक एंड तक का डिस्टेंस। एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेकर जहां से वो ऑब्जेक्ट घूम रहा होता है हमेशा हम वहां से डिस्टेंस ले रहे होते हैं, ऐसा है ना। तो लेट्स सपोज अगर ये मार्क ये डस्टर है, अगर ये डस्टर ऐसे घूम रहा हो, ये देखें, ये अगर ये डस्टर ऐसे दिखाता हूं, ये अगर ऐसे घूम रहा हो, ऐसे है ना घूम रहा हो, तो इसका डिस्टेंस क्या यहां से लेंगे जहां से फिक्स है और इसके एंड तक, ये कहलाएगा रेडियस। डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन टू द एंड। तो जब हम रेडियस की बात करेंगे तो रेडियस पूरा नहीं आता, ये पूरा नहीं आता, हम बात करते हैं बीच में से। तो इसी तरीके से इस कॉइल का जो बीच है वो क्या है? एक्सिस, ये वाला। तो इस एक्सिस से लेकर इस एंड तक ये क्या कहलाता है? रेडियस है। अच्छा, अब आप नोट करें, अगर ये रेडियस है तो रेडियस का डबल क्या हो जाएगा? इसकी विड्थ। मतलब जितनी कॉइल की विड्थ है उसी का हाफ कर दो तो वही r के बराबर आ जाएगा, ऐसा है ना। तो अगर मैं यहां पर r या देखें, यहां पर लिख देता हूं मैं, ये जो b है विड्थ है वो किसके बराबर है? 2 टाइम्स ऑफ द r के, यानी कि ब्रेड्थ इसकी ज्यादा है और ये इसका हाफ है। तो अगर मैं b की बात करूं तो ये किसके बराबर है? 2r के, यानी कि ये वाला r और ये वाला r, 2r, ये आ गया 2r। और यहीं से अगर हम निकालना चाहें r का फॉर्मूला तो आपको पता चल जाएगा कि r है वो बराबर है किसके? b/2 के। समझ आई बात? ये कॉइल की एक तरीके से सिमेट्री की हमने बात कर ली। तो कॉइल की विड्थ का हाफ बराबर है किसके? r के, या कॉइल के r का डबल ये किसके बराबर है? कॉइल की विड्थ के। अच्छा, अब हम एक काम करते हैं, इस r की जगह पे ये वैल्यू पुट कर देते हैं। तो देखें, इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय r की जगह पे आ जाएगा b/2, ये आ गया b/2, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई के अंदर कौन है? ओमेगा, फिर b एंड देन l एंड देन साइन थीटा। यहां तक बात क्लियर है? हमने यहां पर r की वैल्यू पुट कर दी जो कि b/2 के बराबर है। अच्छा, अब 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, यहां पर हमें जो है वो दो चीजें नजर आ रही हैं साथ, वो क्या है मैं लिख देता हूं साथ साथ ना। इंड्यूस ईएमएफ विल बी इक्वल टू l b और ओमेगा b और साथ में साइन थीटा। आप ये तो नहीं सोच रहे ना कि b और b का स्क्वायर कर दें, और नहीं भाई, सोचना भी मत, गुना हो जाएगा। वो इस वजह से क्योंकि ये वाला b जो है मैग्नेटिक फील्ड के लिए है और ये स्मॉल b इस कॉइल की विड्थ है, ये विड्थ है, ये डायमेंशन बता रही है कॉइल की, विड्थ है ये, जबकि b कैपिटल B फॉर मैग्नेटिक फील्ड है, तो स्क्वायर नहीं कर सकते ना, सही है, सोचिएगा मत। अच्छा, अब क्या किया मैंने? कुछ भी नहीं किया। L था, L को B के साथ कर दिया मैंने, बाकी ओमेगा अपनी जगह पे मौजूद है, B अपनी जगह पे मौजूद है, साइन फंक्शन अपनी जगह पे मौजूद है। ये करने का रीजन था, हमें एक बात पता है, वो क्या? लेंथ इंटू विड्थ ये बराबर होती है किसके? एरिया के। लेंथ इंटू विड्थ किसके बराबर होता है? एरिया के। तो मैं यहां पर इन दोनों की जगह पे क्या पुट करने जा रहा हूं? A, कैपिटल A, और A का मतलब क्या हो जाएगा? इस पूरे कॉइल का एरिया। तो जनाब, इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी इक्वल टू
ए ओमेगा बी एंड देन साइन थीटा। यहां तक बात क्लियर है। वैसे इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला जनरेटर का बन चुका है, डिराइव हो चुका है, यही फॉर्मूला है, लेकिन बस इसमें एक चीज हमें ऐड करनी है। वो एक चीज क्या ऐड करनी है? बहुत आसान सी बात है। मैंने याद करो शुरू में आपको एक बात बताई थी जब मैं समझा रहा था कंस्ट्रक्शन जनरेटर की, वो क्या कि जो सॉफ्ट आयरन सिलेंडर होता है उस पर हम वायर को लिपेटते हैं, है ना। यहां पर तो आपको देखो कॉइल का एक ही तो टर्न नजर आ रहा है, ये एक ही वायर नजर आ रही है बस। क्या एक्चुअल या प्रैक्टिकली सिर्फ क्या एक ही दफा लिपेटा हुआ होता है वायर को? नहीं भाई, बहुत सारे टर्न्स होते हैं। मतलब वायर को एक दफा लिपेटा, फिर 2 दफा लिपेटा, इसको हम कहते हैं नंबर ऑफ टर्न्स, टर्न्स के नंबर्स, नंबर ऑफ टर्न्स। तो एक्चुअली जो कॉइल होती है ना उसमें एक टर्न नहीं होता, उसमें नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं। तो ये जो फॉर्मूला बना हुआ है ये बना हुआ है एक टर्न के लिए, और अगर हमारे पास 4 टर्न हो तो इस वाले फॉर्मूले को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हमारे पास 10 टर्न हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इस वाले फॉर्मूले के साथ 10 लगा देंगे मल्टीप्लाई के अंदर, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला सिर्फ एक टर्न के लिए है। अगर 2 टर्न्स होते तो 2 से मल्टीप्लाई कर दे, 10 टर्न्स होते तो 10 से मल्टीप्लाई कर दे। और हमें नहीं पता कितने टर्न्स हैं, 500 भी हो सकते हैं, 5000 भी हो सकते हैं, तो हमें नहीं पता। तो उस नंबर ऑफ टर्न्स के लिए हम यहां पर एक चीज इंक्लूड करेंगे, n। अब वो जितने भी हो, आपसे अगर कहे कि 500 टर्न्स हैं तो n की जगह पे 500 पुट कर दिएगा। अब अगर वो आपसे कहे कि 10,000 टर्न्स हैं तो आप n की जगह पे 10,000 पुट कर दिएगा। तो हमें एक चीज ऐड करनी है, वो क्या? कैपिटल N, एंड दैट विल बी फॉर नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल। और अगर वो कह रहा है एक ही टर्न है तो n की जगह पे ऑटोमेटिकली 1 आ जाएगा, फॉर्मूला ये बन जाएगा खाली। समझ रहे हैं? तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा? फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स। ये फॉर्मूला मैं ऊपर लिख देता हूं क्योंकि ये यहां से स्क्रीन से कट रहा है। तो जनाब इधर आ जाते हैं ऊपर। देखें लेफ्ट पर इंड्यूस ईएमएफ सेम रहेगा, इज इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ, किसके बराबर है? एरिया के। ये आ गया ए ओमेगा बी एंड देन साइन थीटा। मैं आपको क्या बता रहा था, फॉर्मूला बन गया है, लेकिन यहां पर क्या आ जाएगा? फॉर एन नंबर ऑफ टर्न्स। एन नंबर ऑफ टर्न्स के लिए यही फॉर्मूला क्या बनेगा? ए एन ओमेगा बी एंड देन साइन थीटा। ओके, समझ आ गई बात? सो ए, अब अगर फैक्टर्स को डिस्कस करें, ए क्या है? ए फॉर एरिया ऑफ द कॉइल, यानी कि लेंथ इनटू विड्थ, एरिया ऑफ द कॉइल। एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स। ओमेगा उसकी एंगुलर स्पीड, कितनी तेज घूम रहा है, कितनी तेज घूम रहा है। बी मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, एंड थीटा फॉर द एंगल। तो मैं यहां पर फैक्टर्स को लिख देता हूं कि यहां पर जो ए आ रहा है, ए आ रहा है एरिया ऑफ कॉइल, यहां पर जो एन आ रहा है नंबर ऑफ टर्न्स, यहां पर जो ओमेगा आ रहा है एंगुलर स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। यहां पर जो बी आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, सिंपल। ये यहां पर इसके अंदर जो है वो फैक्टर्स आ रहे हैं। आप एक काम करें, इन फैक्टर्स को नोट करें, डेरिवेशन को नोट करें, फिर मैं आगे चलता हूं। तो फॉर्मूला हम इंड्यूस ईएमएफ का बना चुके हैं। इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू ए एन ओमेगा बी साइन थीटा। मैं आपको फैक्टर सारे लिखवा चुका हूं। अच्छा, फिर हमारे पास एक कंडीशन होती है इसकी, मैक्सिमम इंड्यूस ईएमएफ और साथ साथ जीरो इंड्यूस ईएमएफ, यानी कि 2 कंडीशंस को हम डिस्कस करते हैं। और वही वाली बात कि जब साइन थीटा की वैल्यू 1 के बराबर हो जाए तो हम कहेंगे कि ईएमएफ इंड्यूस मैक्सिमम हो गया, और जब साइन थीटा की वैल्यू 0 के बराबर हो जाए तो इसका मतलब ईएमएफ 0 हो गया। और थीटा यहां पर एंगल है, एंगल किसके दरमियान है? एंगल है डायरेक्शन ऑफ एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान। मैं आपको बताऊं, देखें ये कॉइल है, ये ऐसे रखी हुई है कॉइल। इस कॉइल की डायरेक्शन फिलहाल किस तरफ है? इसके परपेंडिकुलर, ऐसे बाहर की तरफ। समझिएगा बात, ये कॉइल है ऐसे रखी हुई है, तो इस कॉइल के एरिया की डायरेक्शन किस तरफ है? ऐसे नॉर्मल, नॉर्मल होते हैं, नॉर्मल टू द प्लेन, ऐसे परपेंडिकुलर बाहर की तरफ। और इस डायग्राम में फील्ड किस तरफ है? राइटवर्ड। तो जनाब ये देखें, ये डायरेक्शन ऑफ एरिया, मैंने इसको ग्रिप कर लिया ऐसे करके, ठीक है, इसको समझ जाइएगा बात को। ये मैंने इसको ऐसे ग्रिप कर लिया, ये डायरेक्शन ऑफ एरिया है बाहर की तरफ, और इसी तरीके से फील्ड की डायरेक्शन का है? राइटवर्ड। तो अब अगर आप नोट करें तो एरिया की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपस में क्या है? परपेंडिकुलर। तो अगर ये ऐसा हो कि कॉइल ऐसे रखी हुई है, डायरेक्शन जो है वो परपेंडिकुलर है, ऐसे डायरेक्शन बाहर की तरफ और फील्ड इस तरफ परपेंडिकुलर है, तो इस कंडीशन में ईएमएफ मैक्सिमम होगा। और अगर ये कॉइल जब ये ऐसे घूम के ऐसे हो जाएगी, ऐसे, अभी कॉइल ऐसे रखी हुई है ना, फील्ड ऐसे जा रही है ऐसे, जब ये कॉइल घूम के ऐसे हो जाएगी,
ये देखें, जब ये कॉइल घूम के ऐसे हो जाएगी तो इसका एरिया की डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगी, इस तरफ। और जब एरिया की डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगी तो डायरेक्शन ऑफ एरिया और फील्ड आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल। और जब ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे तो साइन फंक्शन 0, इसका मतलब इंड्यूस ईएमएफ खत्म। यानी कि इसमें ईएमएफ की डायरेक्शन भी रिवर्स होती है, चेंज होती है, और साथ साथ मैग्नीट्यूड भी चेंज होता है। मैक्सिमम से 0, 0 से मैक्सिमम, फिर मैक्सिमम से 0, 0 से, जब तक ये रोटेट करता जाएगा ईएमएफ का मैग्नीट्यूड भी वेरी करेगा। 0 से मैक्सिमम, मैक्सिमम से 0, फिर 0 से मैक्सिमम, मैक्सिमम से 0। अच्छा, फिर मैं यहां पर मैं लिख देता हूं कि व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, जब जाहिर सी बात है 90 डिग्री होगा तो साइन 90 डिग्री की जो है वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगी, तो साइन थीटा विल बी इक्वल टू 1। तो हमारा जो ईएमएफ बनेगा वो ईएमएफ किसके बराबर हो जाएगा, सिर्फ ए एन ओमेगा बी के। इसको हम कहते हैं मैक्सिमम इंड्यूस ईएमएफ, मैक्सिमम इंड्यूस ईएमएफ। सही है। अब आप नोट करें, इसी फॉर्मूले के अंदर ये जो ए एन ओमेगा बी है ये किसके बराबर है, मैक्सिमम इंड्यूस ईएमएफ के। तो आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं इससे। तो देखें, इसी फॉर्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी इक्वल टू मैक्सिमम इंड्यूस ईएमएफ इनटू साइन थीटा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। लिखने के बहुत सारे तरीके हैं भाई, जितने जो आपको फॉर्मूला आता है पुट करते जाओ। बेसिकली फॉर्मूला बन चुका है, अब आप इसी को प्ले कर रहे हैं, इसी के अंदर वेरिएशंस लेकर आ रहे हैं। तो सबसे पहले आपने क्या किया, चलो मैक्सिमम की बात कर लेते हैं भाई। साइन 90 पर मैक्सिमम हो जाएगा, साइन 90 पर 1 हो जाएगी वैल्यू, और जब 1 हो जाएगी तो ये मैक्सिमम आपको मिल जाएगा। और जब आपको पता चला कि ये चारों बराबर हैं मैक्सिमम के, तो आपने इसी फॉर्मूले के अंदर इसको मैक्सिमम से रिप्लेस कर दिया। तो आप इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं, और सिंपल सी बात है, अगर आप चाहें तो इसको करंट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। भाई ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है ये इंड्यूस ईएमएफ की फॉर्म में लिखा हुआ है, इसी को आप इंड्यूस करंट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं ना। सो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर, ये होता है ना ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर। तो ये V ईएमएफ की फॉर्म में लिखा हुआ है हमने। देखो यहां पर भी आई आर आ जाएगा और साथ साथ यहां पर भी आई आर आ जाएगा, ऐसा है ना। सो पुट करें, ये पुट कर रहे हैं हम लोग। सो इसकी जगह पे आई आर और इसकी जगह पे भी आई और साथ में आर, और साथ में क्या है, साइन थीटा। आर से आर कैंसिल, क्योंकि रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट है भाई, रेजिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिस मटेरियल की वायर बनी होगी वो वही रहेगी, घूमने से ऐसा नहीं कि कॉपर घूमते घूमते वो आयरन में कन्वर्ट हो जाएगा, नहीं, रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगी। हाँ, ईएमएफ बढ़ेगा कम होगा, करंट बढ़ेगा कम होगा, रेजिस्टेंस विल रिमेन सेम। तो रेजिस्टेंस सेम रहेगी। ये ईएमएफ इंड्यूस नॉर्मल था और ये वाला मैक्सिमम था, तो नॉर्मल वाले के साथ कुछ नहीं आएगा और मैक्सिमम वाले के साथ मैक्सिमम आ जाएगा। तो ये बनेगा आई विल बी इक्वल टू, चेक कर लेता हूं नीचे जो है गुंजाइश है, हाँ लिखने की गुंजाइश है, आई इज इक्वल टू आई मैक्सिमम यानी कि पीक वैल्यू ऑफ करंट इनटू साइन थीटा। ये बन गया करंट की फॉर्म में। सो इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला और इंड्यूस्ड करंट का फॉर्मूला, ठीक है। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ पीक करंट या मैक्सिमम करंट एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ पीक इंड्यूस्ड ईएमएफ या मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो भाई इंड्यूस्ड ईएमएफ की फॉर्म, अच्छा एक चीज और बताऊं मैं आपको, यहां पर इन्हीं फॉर्मूला को एक और तरीके से लिखा जाता है। थीटा हमने पढ़ा हुआ है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वाले टॉपिक में हमने एक बात पढ़ी थी, सर्कुलर मोशन में हमने एक बात पढ़ी थी कि हमारे पास जो थीटा होता है वो बराबर होता है ओमेगा टी के, अगर आपको याद हो। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर वेलोसिटी को हम रिलेट करते हैं इस वाले फॉर्मूले से, यानी कि टी मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाएगा, तो एंगुलर वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या बनेगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। तो टी मल्टीप्लाई में चला गया तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला ये रहा। अब इस फॉर्मूले में जहां जहां थीटा आ रहा है वहां आप ओमेगा टी लगा दो, है ना। तो देखें, अगर मैं इसी फॉर्मूले को लिखना चाहूं दोबारा, आप चाहें तो सारे लिख दिएगा फॉर्मूला दोबारा, ए एन ओमेगा बी और साइन के साथ मैं थीटा हटा रहा हूं, थीटा की जगह पे ओमेगा टी लगा रहा हूं, एक ही बात है, कोई फर्क ही नहीं है। थीटा लिख दें, ओमेगा टी लिख दें, एक ही बात है, मतलब ये एंगल वाले पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। एक और चीज बताऊं मैं आपको, भाई हमने उसी चैप्टर में सर्कुलर मोशन के अंदर ओमेगा पढ़ा था, ये बराबर होता है 2 पाई एफ के, ये भी पढ़ा था हम लोगों ने कि एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है 2 पाई इंटू एफ, यानी कि ये होता है 2 पाई अपॉन टी, और टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल बराबर होता है फ्रीक्वेंसी के। सो ओमेगा बराबर है 2 पाई एफ के, तो अब यहां पर जो ओमेगा आ रहा है इसकी जगह पे क्या आ जाएगा 2 पाई एफ। तो देखें दोबारा, ये वाला फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी इक्वल टू ए एन ओमेगा बी और साइन के बाद
2πf/t। ठीक है जनाब, मतलब आप चेंज किए जा रहे हैं, फॉर्मूला बन चुका है, वही बता रहा हूं, फॉर्मूला बन चुका है। हम इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला ड्राइव कर चुके हैं, उसके बाद सिर्फ हम क्या अपनी एफिशिएंसी दिखा रहे हैं कि हमें क्या क्या चीजें पता है, कब मैक्सिमम होगा, कब जीरो होगा, कब हम इंड्यूस ईएमएफ की बात करेंगे, कब हम इंड्यूस करंट की बात करेंगे, कब हम थीटा लिखेंगे, कब हम ओमेगा टी लिख सकते हैं। हमें पता है कि ओमेगा का फॉर्मूला 2πf होता है, तो फॉर्मूला पुट कर दिया, मतलब वी आर चेंजिंग नाउ, वी आर वेरिंग द फॉर्मूला, हम इसमें जो है वेरिएशन लेकर आ रहे हैं, बाकी फॉर्मूला मेन फॉर्मूला बन चुका है। ए एन ओमेगा बी साइन थीटा, दिस इज फॉर इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ जनरेटर। ये नोट करें, फिर मैं आपको लास्ट एक बात और बता दूं, और वो लास्ट एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है जिसमें हम वेव डायग्राम बनाते हैं, इसको नोट करें जब तक मैं चलता हूं आगे। तो एक लास्ट चीज वो ये कि अब हम जो है यहां पर एक वेव डायग्राम बनाने जा रहे हैं कि हमें ये तो पता चल गया कि एसी जनरेटर जो है वो ऑल्टरनेटिंग करंट किस तरीके से पैदा करता है या जनरेट करता है। अब उसी की हम एक वेव डायग्राम बनाने जा रहे हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर क्या हुआ कि ऑलरेडी जो है वो लाइंस बना के रखी हुई हैं, और ये स्ट्रेट लाइंस जो है वो उस तरफ जा रही हैं, देखिए एरोज लगे हुए। ये किसको रिप्रेजेंट कर रही होंगी, ये रिप्रेजेंट कर रही है मैग्नेटिक फील्ड को। अब आप बोलेंगे सर इतने लंबे लाइंस बनाने की क्या जरूरत थी, तो हमें पता है क्या करना है। अब हमें एक ही कॉइल की डिफरेंट पोजीशंस को बनानी है। एक ही कॉइल होगी, मतलब वो कॉइल तो एक ही जगह पे रहते हुए घूम रही होती है, लेकिन उस कॉइल की हम यहां पर 5 डिफरेंट पोजीशंस बनाएंगे। अब उन 5 डिफरेंट पोजीशंस को एक ही जगह पे तो बना नहीं सकते कि पहले ऐसे था फिर यूं हो गया फिर यूं हो गया, तो आप क्या करेंगे, अलग अलग पोजीशंस पे बनाएंगे, लेकिन वो कॉइल अपनी ही जगह पे होगी और एक ही फील्ड के अंदर होगी। लेकिन यहां पर हम डिफरेंट पोजीशंस के ऊपर बना देते हैं। लेट सपोज मैं यहां पर बनाने की कोशिश करता हूं कि हमारे पास पहले एक कॉइल है जो कि मौजूद है इस वाली पोजीशन पर, लाइक दिस, लाइक दिस, ठीक है। फिर यही कॉइल मौजूद है इस पोजीशन पर, लाइक दिस। फिर यही कॉइल मौजूद है इस पोजीशन पर, लाइक दिस, ठीक है। फिर यही कॉइल मौजूद है इस पोजीशन पर, ठीक है। और लास्ट, और उसके बाद इस कॉइल की एक नई पोजीशन, ठीक है, सही है भाई। अच्छा, अब हमें करना क्या है, ये कॉइल्स की डिफरेंट पोजीशंस हैं, इनको हमें डिस्कस करना है। मतलब आप यूं देखें कि ये एक ही कॉइल है, मैं यहाँ पर बना के दिखा देता हूँ, मतलब आपको इमेजिन करवा के दिखा देता हूँ। ये कॉइल पहले ऐसे रखी हुई है, ऐसे रखी हुई इस पोजीशन पर, फिर कुछ देर के बाद ये ऐसे घूम गई। अच्छा, ये एक ही जगह पर है ना, एक ही जगह पर रहते हुए घूम रही है, ऐसे नहीं है कि ये साथ साथ आगे भी जाती जा रही है, नहीं। ये ऐसे फर्स्ट पोजीशन, फिर ये ऐसे हो जाएगी सेकंड पोजीशन, फिर ये ऐसे हो जाएगी थर्ड पोजीशन, फिर ये ऐसे हो जाएगी फोर्थ पोजीशन, फिर ये ऐसे हो जाएगी फिफ्थ पोजीशन। यानी कि इस कॉइल का हम एक कंप्लीट राउंड ट्रिप को अलग अलग पोजीशंस में डिस्कस कर रहे हैं। इस कॉइल का एक कंप्लीट राउंड ट्रिप, ऐसे कंप्लीट रेवोल्यूशन को हमने 5 डिफरेंट पोजीशंस में बनाकर डिस्कस करना है। तो अब देखें हो क्या रहा है, मैं पोजीशंस के नाम बता देता हूं। जैसे कि ये, अच्छा रोटेट कैसे कर रही है, ऐसे कर रही है क्लॉकवाइज। पहले ये ऐसे थी, फिर ये ऐसे रोटेट करके इस पोजीशन में आ गई, फिर ये ऐसे रोटेट करके इस पोजीशन में आ गई, फिर ये ऐसे रोटेट करेगी तो इस पोजीशन में आ जाएगी, फिर ये ऐसे रोटेट करेगी तो मजीद फिर ये इस पोजीशन में आ गई। तो ये एरोज मैंने क्या बनाए हुए, इसकी रोटेशन की डायरेक्शन, ये ऐसे रोटेट करती जा रही है, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे ऐसे करके रोटेट कर रही है। अच्छा, पोजीशंस, जैसे कि मैं कह देता हूं कि हाँ भाई ये वाली पोजीशन नंबर 1 है, ये वाली पोजीशन 2 है, ये 3 है, ये 4 है, और ये उसके बाद ये 5 पोजीशन आ गई। अच्छा, अब हमें करना क्या है, हमें हर पोजीशन पर एक वेव ड्रॉ करनी है, ठीक है, एक वेव ड्रॉ करनी है। इस पोजीशन पर ड्रॉ करेंगे, फिर हम 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 इस पोजीशन पर ड्रॉ करेंगे।
एक कंप्लीट रेवोल्यूशन समझ जाओगे उसके बाद तो रिपीटेशन है, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन को समझने के बाद तो फिर रिपीटेशन होती है। अच्छा अब चले नोट करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वही वाली बात जो मैंने आपको बताई थी, फील्ड की डायरेक्शन और एरिया ऑफ द कॉइल की डायरेक्शन। देखें फर्स्ट पोजीशन पर कॉइल ऐसे है, ठीक है, फर्स्ट पोजीशन पर कॉइल ऐसे है, रेक्टेंगल है, ये ऐसे रखी हुई है। अब इस रेक्टेंगल की डायरेक्शन के एरिया की डायरेक्शन कैसे है, ऐसे है। मैंने बताया था ना हमेशा एरिया के परपेंडिकुलर होती है कॉइल की डायरेक्शन, मतलब एरिया की डायरेक्शन। तो फिलहाल अगर ये फर्स्ट पोजीशन की बात करूं तो फर्स्ट पोजीशन में कॉइल ऐसे है तो एरिया की डायरेक्शन ऐसे है। अब जैसे जैसे कॉइल रोटेट करेगी कॉइल इसका एरिया ऐसे घूमेगा, फिलहाल ऐसे है, और फील्ड की डायरेक्शन भी ऐसे ही है, देखो ऐसे राइट वर्ड। तो ये दोनों आपस में हो गए पैरेलल। और मैं आपको बता चुका हूं कि अगर एरिया की डायरेक्शन यानी कि कॉइल के एरिया की डायरेक्शन और फील्ड आपस में पैरेलल हो जाए तो इस कंडीशन में ईएमएफ जीरो हो जाता है, क्योंकि साइन 0 डिग्री 0 होता है। देखें यहां पर मैं बना देता हूं, ये एरिया की डायरेक्शन है, इस तरफ एरिया की डायरेक्शन। अब आप नोट करें एरिया की डायरेक्शन और फील्ड की डायरेक्शन आपस में पैरेलल है, इसका मतलब इस वाली पोजीशन पर ईएमएफ जीरो होगा, इधर होगा ईएमएफ जीरो। फिर नेक्स्ट पोजीशन को डिस्कस करते हैं। भाई यहां से स्टार्ट हुआ, ये इसने क्वार्टर रिवॉल्व किया, क्वार्टर रिवॉल्व किया, ये ऐसे, ये हो जाएगा हाफ, लेकिन ये ऐसे यहां से स्टार्ट हुआ, ये होगा क्वार्टर रेवोल्यूशन, क्वार्टर चौथाई रेवोल्यूशन। तो जब यहां पहुंचेगा तो इस बार ये देखो पहले इसके एरिया की डायरेक्शन ऐसे है, अब इसके साथ साथ घूमेगा तो इसकी अब एरिया की डायरेक्शन सेकंड पोजीशन पर एरिया की डायरेक्शन नीचे की तरफ हो जाएगी, क्योंकि ये कॉइल अब ऐसे है, ऐसे रखी हुई है कॉइल। तो अब इसकी एरिया की डायरेक्शन है डाउनवर्ड लाइक दिस, ये आ गई एरिया की डायरेक्शन, और फील्ड की डायरेक्शन उस तरफ है, तो ये दोनों आपस में क्या होगा, ये देखो ये आ गई फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ बी। तो अब आप देखो बी और ए आपस में क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो इस कंडीशन में परपेंडिकुलर में मैक्सिमम, और मैक्सिमम का मतलब आपको जो है वो ईएमएफ मिलेगा लाइक दिस। मैं बना देता हूं यहां पर पॉइंट बना देता हूं, मैक्सिमम आप कहीं भी बना सकते हो ना, मैक्सिमम कहीं भी हो सकता है इधर उधर, लेकिन बस ये होगा मैक्सिमम वैल्यू ये है, तो अब इससे मजीद ऊपर नहीं जा सकता, नीचे आ जाएगा ऊपर नहीं जाएगा। अच्छा अब सेकंड पोजीशन के बाद फिर ये मजीद क्वार्टर रिवॉल्व करके ये इधर आ जाएगा, ये ऐसे था, ये ऐसे रिवॉल्व करके यूं आ जाएगा, मतलब अब हाफ रेवोल्यूशन कंप्लीट हो चुकी है, 1 2 एंड देन 3 पोजीशन। तो 3 पोजीशन में अब आप दोबारा नोट करें कि पहले एरिया की डायरेक्शन ऐसे थी पैरेलल, फिर ये हो गई परपेंडिकुलर, अब ये हो गई एंटी पैरेलल ऐसे। एंटी पैरेलल में भी साइन क्या होता है, साइन 180 बराबर होता है 0 के। तो इसका मतलब इस बार इसकी एरिया की डायरेक्शन इस तरफ है, इस तरफ, इस तरफ एरिया की डायरेक्शन, और फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ है, इस तरफ, ये रही फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है ना। तो एंटी पैरेलल है तो अगेन आप मार्क लगाएंगे यहां पर 0 पर, ये पूरी लाइन किसकी है, 0 की, ये 0 ईएमएफ की है, 0 की। अच्छा अब अगेन थर्ड के बाद ये मजीद क्वार्टर रोटेट करेगा तो इस बार ये ऐसे हो जाएगा, मतलब ये पहले ऐसे थी इसकी डायरेक्शन, अब ये ऐसे हो जाएगी ऊपर की तरफ। अब जब ये ऊपर की तरफ हो जाएगी तो मैं कहूंगा इस बार इसकी एरिया की डायरेक्शन है ऊपर, ऊपर लाइक दिस, ये आ गई एरिया की डायरेक्शन, और फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ, ये आ गई फील्ड की डायरेक्शन, ऐसा है ना, आपस में परपेंडिकुलर हो गए तो अगेन मैक्सिमम मिलेगा। लेकिन इस बार मैक्सिमम जो है ऐसा थोड़ी कि 0 यहां पर था, इसको हटा देते हैं, यहां से स्टार्ट हो रहा है ना 0 से, तो 0 यहां था, मैक्सिमम यहां पर, फिर 0, उसके बाद मैक्सिमम हुआ तो दोबारा मैं यहां बनाऊंगा नहीं। आपको बताया तो है कि अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर के अंदर रिवर्स होती है पोलैरिटी, अगर एक वक्त में पॉजिटिव है तो दूसरे वक्त में नेगेटिव हो जाएगा। तो अगर ये पॉजिटिव पीक है तो हमें पता है 0 से नीचे जाएगा तो नेगेटिव बनेगा, तो हाफ रोटेशन के बाद पोलैरिटी रिवर्स होती है, तो इस बार होगा तो मैक्सिमम, लेकिन इस बार जो मैक्सिमम होगा वो कहां की तरफ जाएगा, नेगेटिव पीक की तरफ जाएगा, ये आ जाएगा नेगेटिव मैक्सिमम, ये है पॉजिटिव मैक्सिमम, ये नेगेटिव मैक्सिमम। फिर दोबारा नोट करिएगा फोर्थ पोजीशन के बाद जब इसकी डायरेक्शन ऐसे थी, उसके बाद दोबारा क्वार्टर रिवॉल्व करेगा तो ये दोबारा अपनी इनिशियल पोजीशन पर आ जाएगा ऐसे। तो दोबारा नोट करें इस पॉइंट पर इसकी एरिया की डायरेक्शन इस तरफ है, ये आ गई एरिया की डायरेक्शन, और फील्ड की डायरेक्शन भी इस तरफ है, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, पैरेलल। तो दोबारा ईएमएफ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, दोबारा ईएमएफ 0। तो यहां पर एरिया की डायरेक्शन इधर थी और फील्ड की डायरेक्शन भी इधर थी। बाकी अब आप नोट कर लें कि हर डायरेक्शन पे मैंने बना दिया कंडीशन। अब हम क्या करेंगे यहां पर, इन दी एंड आप इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें ताकि आपको एक वेव मिल जाए, 0 पॉजिटिव मैक्सिमम, फिर 0, फिर नेगेटिव मैक्सिमम, और फिर 0। तो लेट्स ज्वाइन दीज पॉइंट्स, तो आपको एक वेव मिलेगी लाइक दिस। हाँ भाई ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये होती है अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर की करंट की वेव डायग्राम। ऊपर है पॉजिटिव पीक और नीचे है नेगेटिव पीक।
कितनी आसान सी बात है और कितनी अच्छी बात है। देखें ना, करंट मतलब जैसे जनरेटर काम करता रहेगा, उसकी कॉइल घूमती रहेगी, ऐसे घूमे या ऐसे घूमे, जब तक घूमती रहेगी तो उसका करंट आपको क्या मिलेगा, जीरो से। मतलब करंट की डायरेक्शन भी रिवर्स होती है, करंट का मैग्नीट्यूड भी चेंज होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, साथ साथ करंट का मैग्नीट्यूड भी चेंज होता है, जीरो से बढ़ेगा पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव मैक्सिमम से, सॉरी, जीरो से बढ़ेगा मैक्सिमम, फिर मैक्सिमम से जीरो होगा, फिर जीरो से मैक्सिमम होगा, फिर मैक्सिमम से जीरो होगा। लेकिन फर्क क्या होगा, पॉजिटिव मैक्सिमम, फिर नेगेटिव मैक्सिमम, फिर पॉजिटिव। लेकिन मैक्सिमम और मैक्सिमम के दरमियान क्या आता है, जीरो। इसका मतलब जनरेटर के करंट की डायरेक्शन भी चेंज होती है, रिवर्स होती है, और साथ साथ करंट, जनरेटर के इंड्यूस करंट का मैग्नीट्यूड भी चेंज होता है, फ्रॉम जीरो टू मैक्सिमम, मैक्सिमम टू जीरो, जीरो टू अगेन नेगेटिव मैक्सिमम। तो साइनोसॉइडल वेव कहलाती है ये। तो ये भी आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। मतलब इसकी अगर हम एंगल को लिखना चाहें तो आप एंगल ऐसे लिख सकते हैं कि ये 0 डिग्री से स्टार्ट हुआ, 0 डिग्री, उसके बाद 90 डिग्री, ठीक है, फिर ये हमारे पास आ गया 180 डिग्री, फिर ये हमारे पास पोजीशन आ गई 270 डिग्री, और फिर ये हमारे पास पोजीशन आ गई 360 डिग्रीज, कंप्लीट रेवोल्यूशन, ठीक है ना। तो 0 डिग्री से स्टार्ट किया, हर क्वार्टर के बाद मैक्सिमम और मिनिमम चेंज हो रहा है। 0 से 90 पे जा रहा है तो 0 करंट से मैक्सिमम करंट हो रहा है, 90 डिग्री से 180 डिग्री पर जा रहा है तो मैक्सिमम से 0 हो रहा है, फिर 180 से 270 की तरफ जा रहा है तो फिर 0 से मैक्सिमम हो रहा है, फिर 270 से 360 की तरफ जा रहा है तो मैक्सिमम से 0 होता जा रहा है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट एसी जनरेटर। कहां से स्टार्ट किया, जनरेटर क्या होता है, बिल्कुल छोटी सी बात से स्टार्ट किया और कितनी बड़ी बड़ी बातों पे आगे खत्म किया हम लोगों ने, है ना। जनरेटर क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने वाला। फिर हमने एसी जनरेटर को डिस्कस करना था तो एसी की तरफ गए कि एसी जनरेटर काम कैसे करता है, उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, इसके एसेंशियल पार्ट्स क्या होते हैं, बना के देखा, समझा कि इसमें पोलैरिटी चेंज, इसमें पोलैरिटी रिवर्स कैसे होती है, एक एक बारीक बीनी को डिस्कस किया, एक एक पॉइंट को डिस्कस किया ताकि समझ आए कॉन्सेप्चुअली। डेरिवेशन स्टार्ट करी, डेरिवेशन करी, फॉर्मूला बनाया, फॉर्मूले के बाद एक एक फिजिकल क्वांटिटी के नाम लिखा, उसके बाद फाइनली जाके हमने इसकी वेव डायग्राम को डिस्कस किया। इसको नोट करें। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा, और उम्मीद करता हूँ कि हमेशा की तरह कि आपका जो पॉजिटिव रिस्पांस रहता है, बहुत अच्छा फीडबैक आता है कि सर ज़बरदस्त हो गया, समझ आ गया, अच्छा हुआ, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। तो अभी भी उम्मीद ये करता हूँ कि आपको एसी जनरेटर वाला टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो हमेशा की तरह लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। और बाकी ये है कि अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।